ओवरऑल जो बात करी थी हम लोगों ने, दैट वाज ऑफ, यहाँ तक बात कर ली, सोलर सिस्टम से बात करनी थी हमने बेसिकली स्टार्ट। ठीक है, चलो ब्रॉड ओवरव्यू दे देते हैं हम लोगों ने। कल क्या किया था? कल हम लोगों ने जो है कॉस्मोलॉजी के ऊपर हमारा टॉपिक स्टार्ट किया था। सो कॉस्मोलॉजी में हमने जो है बहुत सारे एस्पेक्ट स्टार्ट कर दिए थे। कॉस्मोलॉजी में हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया था, कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करे थे जो कि कॉस्मोलॉजी का आधार बनते हैं कि यूनिवर्स जो है वो किस तरह से उसकी उत्पत्ति हुई, कैसे वो अपने प्रेजेंट स्टेट में पहुंचा, क्या उसके प्रेजेंट स्टेट के फीचर्स हैं। देन उसके बाद हम लोग कहाँ पे गए थे, उसके अंत के बारे में बात करने लगे थे। कहाँ की थी हमने? अंत के बारे में तो बात की नहीं थी। अंत के बारे में बात जो है वो हमने इसलिए नहीं करी थी क्योंकि अभी भी वो स्पेक्यूलेशन पे है। ठीक है कि नहीं? अभी भी जो है धर्म बात करता है कि अंत कैसे होगा हम लोग का, या साइंस जो अब तक वहां पे नहीं पहुंची, उस तरह के हमारे पास लॉज नहीं है फिजिक्स के, या फिर जो भी हम लोग जो है सारी थ्योरीज को जो है फोर्स की जितनी थ्योरीज हैं उनको हम लोग यूनिफाई नहीं कर पाए। तो इस करके वी डू नॉट नो कि हमारा जो यूनिवर्स है वो कहाँ की तरफ को जा रहा है। ठीक है जी, अभी बहुत सारी चीजें जो हमने यूनिवर्स में नहीं खोजी हैं। तो सिर्फ दो क्वेश्चंस को हमने आंसर किया था। पहला था कि यूनिवर्स कैसे आया, कैसे उत्पन्न हुआ। हम लोगों ने बात करी थी बिग बैंग पे बारे में। ठीक है जी, बिग बैंग थ्योरी देखी थी हमने। जॉर्ज लेमेट्री ने क्या बोला था कि तम 13.8 बिलियन ईयर्स अगो क्या हुआ कि जो सारा यूनिवर्स था वो टाइनी डेंस बॉल के अंदर था, जो कि एक्सप्लोड हुआ बिकॉज ऑफ ह्यूज प्रेशर एंड टेम्परेचर, एंड इवेंचुअली इससे हमारा यूनिवर्स जो है इट केम इनटू बीइंग। ठीक है जी, तो इस तरह से हमारा यूनिवर्स आके, या यूनिवर्स जो है इसकी उत्पत्ति हुई है। प्रेजेंट स्टेट के बारे में हमने बात करी थी। प्रेजेंट स्टेट में हमने इसके सारे बहुत सारे फीचर्स देखे। जैसे हम लोगों ने बात करी थी कि इसके अंदर क्या मिलती है आपको, इसके अंदर हम लोगों को गैलेक्सीज मिलती हैं। ठीक है जी, सो हमने गैलेक्सीज की हमने डिस्कशन स्टार्ट करी थी। हमने देखा था 3 तरह की गैलेक्सीज हमने देखी थी। आज जो है एक और तरह की गैलेक्सी जो है बात करी हुई है। ठीक है नहीं, अगर आप न्यूज देखोगे तो गैलेक्सी का नाम तो मैं भूल गया, बट न्यूज में जो है गैलेक्सी चल रही थी आज, एंड दैट वाज ये जो है रिंग गैलेक्सी। इट इज कॉल्ड एज रिंग गैलेक्सी। ठीक है, सो मेरे कहने का मतलब है कि देर आर एन नंबर ऑफ गैलेक्सीज। टाइप बहुत सारे हैं गैलेक्सीज के। शेप के हिसाब से हम लोग गैलेक्सी के नाम दे देते हैं। 3 बड़ी कॉमन गैलेक्सी जो हमें मिलती है वो कौन सी है? स्पाइरल, एलिप्टिकल एंड इरेगुलर गैलेक्सी। ठीक है जी, ये रिंग गैलेक्सी जो है मैटर ऑफ फैक्ट आज ही इन शॉर्ट से मैंने देखी थी। तो ये रिंग गैलेक्सी क्या बात कर रही है, बेसिकली 2 स्पाइरल गैलेक्सी है। एक स्पाइरल गैलेक्सी, एक छोटी गैलेक्सी जो है वो टकराई होगी, उनके कलिजन के कारण जो है इस तरह की रिंग शेप गैलेक्सी बनी है, जिसके सेंटर में जो है आपको तारों का कंग्रेशन देखने को मिल रहा है, इकट्ठे जमावड़ा देखने को मिल रहा है, और आसपास इस तरह की जो है आपको एक एक काइंड ऑफ रिंग टाइप स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज रिंग शेप गैलेक्सी। और बहुत सारी होती है, रेडियो टाइप गैलेक्सीज होती हैं, पल्सर गैलेक्सीज होती हैं, ड्वार्फ गैलेक्सीज होती हैं, एन नंबर ऑफ गैलेक्सीज आर देयर। तो इतना हम लोगों को डिटेल में नहीं जाना है, अपने को इतना ही पता होना चाहिए जितना हम लोग को एग्जाम से रिलेटेड हो। ठीक है, आधार जो है बेस हम लोग क्या मान के चलते हैं, एनसीईआरटी मान के चलते हैं। तो उसमें 3 टाइप का गैलेक्सी दिया है, वही 3 टाइप का हम लोगों ने की हुई है। ठीक है, देयर कैन बी अदर टाइप्स आल्सो। अगर करंट अफेयर्स में कोई आपको इस तरह की गैलेक्सी या इस तरह की चीज के बारे में डिस्कशन कहीं पे सुनाई देता है, तो प्लीज एक वो आपके पास जो नोट्स हैं उसमें एक जगह में छोटा सा ऐड कर देना, ये भी टाइप होते हैं गैलेक्सीज के। ठीक है कि नहीं? सो दैट इन केस अगर आपको कहीं पे ऑप्शन में एक पॉइंट आ जाए, स्टेटमेंट में एक पॉइंट आ जाए, तो आपको पता हो कि भाई करंट अफेयर से क्या लिंक हो रखा है इसका। ठीक है, सो हम लोगों ने गैलेक्सीज के टाइप के बारे में बात की थी। गैलेक्सीज के बाद हम लोग जो है और डिटेल में गए थे। हम लोगों ने देन स्टार के बारे में बात किया था, और मैंने आपको बेसिकली स्टार का लाइफ साइकिल के बारे में बताया था। ठीक है जी, स्टार किस तरह से बॉर्न होते हैं, किस तरह से जो है वो मेच्योरहुड में आते हैं, कैसे जो है वो ओल्ड स्टेज में जाते हैं, और फिर उनकी जो है किस प्रकार से मृत्यु होती है। ठीक है जी, हमने देखा था एक स्टार जो है वो कहां से बनता है, एक बड़े गैस के क्लाउड से। ह्यूज गैस क्लाउड मींस कितने ह्यूज हो सकते हैं? दे कैन हैव एन नंबर ऑफ सोलर सिस्टम्स इनसाइड द दिस पर्टिकुलर गैस क्लाउड। ठीक है जी, हमारा जो सोलर सिस्टम है वो भी एक गैस क्लाउड के अंदर ही है, मैटर ऑफ फैक्ट इसी नेबुले क्लाउड के अंदर है। ठीक है कि नहीं? तो आप ऐसे मत समझो कि मतलब ये गैस क्लाउड कितना होगा, ऐसे ऐसे उड़ते फिरते बादल होंगे, ऐसा नहीं है। इट इज बेसिकली अ वेरी वेरी ह्यूज, बड़े लेंथ एंड ब्रेड्थ का, लाइट ईयर्स बड़े जितने इस तरह के क्लाउड्स हो सकते हैं। और ऐसे किसी क्लाउड में क्या होता है, लंप्स बनते हैं हाइड्रोजन गैस के। हाइड्रोजन गैस जो है वो क्या करती है, वो इकट्ठी हो जाती है अंडर ग्रेविटी, प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज होता है, और वहां पे क्या हो जाता है, फ्यूजन रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, जिसमें कि हाइड्रोजन जो है वो क्या बनती है, हीलियम बनना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, पढ़ते हैं ना 9th-10th में हम लोग पढ़ते थे फ्यूजन रिएक्शन, न्यूक्लियर फ्यूजन होना स्टार्ट हो जाता है। जो हम न्यूक्लियर बॉम्ब देखते हैं उसके अंदर भी फ्यूजन आपको देखने को मिलता है, जिसे हम हाइड्रोजन बॉम्ब बोल देते हैं। तो ये फ्यूजन रिएक्शन जो है हमारे सितारों में हो रहा है, वहां से जो है ये इस तरह की एनर्जी बाहर निकलती है,
और हमें जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लाइट के फॉर्म में या हीट के फॉर्म में हमें महसूस होती है। ठीक है, तो इस तरह से जो है तारों का जन्म होता है। अगेन, कितना हाइड्रोजन इसके पास इसने कैप्चर किया है और कितना बड़ा ये स्टार है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये स्टार जो है इसकी लाइफ साइकिल कैसी होगी। देखो, जितना बड़ा स्टार होगा उतना ही जल्दी वो स्टार खत्म होगा, ठीक है कि नहीं, क्योंकि उतना ही ज्यादा उसको एनर्जी चाहिए अपने आप को सस्टेन करने के लिए। सो बिगर द स्टार, शॉर्टर इज द लाइफ स्पैन। ठीक है जी। पर अगर एक स्टार एवरेज स्टार है तो वो जो है एक बड़े स्टार से कंपैरेटिवली ज्यादा टाइम जिंदा रहेगा। हमारा स्टार क्या है? इट्स अ वेरी एवरेज स्टार। ठीक है जी, बहुत ही एवरेज, बहुत ही छोटा स्टार है और अपने को जो है कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका जो एवरेज लाइफ स्पैन है कितना है? 10 बिलियन साल का है। ठीक है कि नहीं। लाइफ साइड में हमने देखा था कि भाई स्टार जो है वो जन्म लेता है, उसके बाद क्या होता है, वो अपनी मेच्योर स्टेज पे आता है, देन जो है अपने क्या है, ओल्ड स्टेज पे आता है। जब वो अपने ओल्ड स्टेज पे आता है तब क्या होता है, तब जो है ये, क्योंकि ओल्ड स्टेज में आते आते क्या होता है, ये अपने ऑलमोस्ट 70% हाइड्रोजन बर्न कर चुका होता है, जो इसका प्राइमरी फ्यूल होता है, जो ईंधन होता है, वो ऑलमोस्ट खत्म हो रखा होता है। कोर जो है इसका हैवी हो जाता है, किस चीज से? हीलियम या इस तरह के और बायो प्रोडक्ट्स, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ये सारी चीजों से जो है भारी हो जाता है। ठीक है जी। इवेंचुअली जब इसके पास एनर्जी कम रहती है बट इसका साइज जो है वो बड़ा होने लग जाता है। क्यों? ताकि जो है वो ग्रेविटी का पुल को काउंटर कर सके। इवेंचुअली बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, स्वेल कर जाएगा, और इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग रेड जायंट स्टेज बोल देते हैं। ठीक है कि नहीं, रेड जायंट स्टेज। सो रेड जायंट स्टेज में बेसिकली क्या होता है, स्टार जो है स्वेल कर जाता है और अब जो है वो मरने के लिए रेडी है। नेक्स्ट जो वो अपनी 30% बची हुई हाइड्रोजन है वो जल्दी से जल्दी खत्म करेगा, और उसके बाद जो है इसके साथ क्या होगा वो किसने बताया था भाई? एस चंद्रशेखर ने। ठीक है जी, एस चंद्रशेखर एट द एज ऑफ जस्ट 19 और 20, उस 19-20 साल के रहे होंगे जब उन्होंने पोस्टुलेट किया कि जो सन है या कोई भी स्टार है उसका मास उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि उसका जो मृत्यु है किस प्रकार की होगी या उसके मरने के बाद क्या बाय प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है जी। अगर एक स्टार एवरेज स्टार है, दैट मींस हमारे सन के मास जितना है या उससे मैक्सिमम 1.3 टाइम ज्यादा बड़ा है, तो जो है वो स्टार जो है क्या होगा, वो एक्सप्लोड करेगा। बहुत बड़ा एक्सप्लोजन भी नहीं होगा, इसलिए आपने लाइट का स्विच बंद कर दिया और सडनली जो है क्या होगा, पीछे जो है कोर रह जाएगा इसका। ये कोर को हम लोग क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड एज अ व्हाइट ड्वार्फ स्टार। ठीक है कि नहीं, व्हाइट ड्वार्फ स्टार। ठीक है। सिमिलरली अगर स्टार जो है कंपैरेटिवली बड़ा है, 1.3 टाइम से 2 टाइम जितना बड़ा है एक स्टार, तो यहां पे क्या होगा आपका, यहां पे सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है। और स्टार इतना बड़ा होता है ये कि इसके अंदर इतना मटेरियल होता है कि जब वो ग्रेविटी के अंदर कोलैप्स करता है फटने के बाद, इवेंचुअली क्या करता है, इतना ज्यादा स्क्वीज हो जाता है, इतना ज्यादा जो है कोलैप्स कर जाता है कि यहाँ पे इवन नॉर्मल एटम्स एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है जी। यहाँ पे क्या एग्जिस्ट करता है आपको? सिर्फ यहाँ पे सिर्फ एक न्यूट्रॉन एग्जिस्ट करते आपको दिखते हैं। ठीक है, तो हम इस टाइप के स्टार को क्या बोलते हैं? न्यूट्रॉन स्टार बोल देते हैं। और ये कंटिन्यूसली क्या करते हैं, ये जो है रेडिएशंस लीक आउट करते हैं अपने दोनों छोरों से, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल वाली साइड से कंटिन्यूसली रेडिएशंस गिमिट करते हैं। ठीक है जी, इन्हें हम क्या कहते हैं? पल्सर्स बोलते हैं। कई बार जो है कई गैलेक्सीज में आपको पल्सर्स बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। जो पुरानी गैलेक्सीज होंगी ना, पुरानी गैलेक्सी मींस गैलेक्सी जो बहुत पहले बन गई थी, वहां पे जो पुराने तारे थे वो मर गए हैं, वहां पे बहुत सारे आपको पल्सर्स देखने को मिलते हैं, तभी उनको रेडियो गैलेक्सीज या पल्सर गैलेक्सीज बोल देते हैं। क्यों? बिकॉज वहां पे इस तरह के पल्सर स्टार्स बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। अगर एक बहुत ही मैसिव स्टार है, लेट अस से 1000 टाइम्स दैट ऑफ द सन, या 2 गुना से ऊपर है हमारा स्टार, तो क्या होगा, ये एक्सप्लोड करता है इन द फॉर्म ऑफ अ सुपरनोवा। ठीक है, ये दोनों ही एक्सप्लोड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सुपरनोवा। सुपरनोवा बेसिकली कुछ नहीं होता, जब लास्ट कुछ बिट ऑफ एनर्जी रहती है सन के अंदर या किसी स्टार के अंदर, तो क्या होता है, जब ये अपनी फाइनल स्टेज में होता है, ये सारे मास को जो है बहुत रैपिडली या बहुत मैसिवली क्या करता है, इजेक्ट करता है। और बहुत ही एक जो है आप कह सकते हो सेलेस्टियल स्केल में बड़ा ही आपको एक शानदार सा एक्सप्लोजन देखने को मिलता है, दिवाली से देखने को मिलती है। ठीक है जी, ऑफ लाइट ईयर स्केल्स, इतने बड़े स्केल पे होता है, एंड बहुत सारा जो है मास इजेक्ट होता है इधर उधर। ठीक है जी। सो इसके बाद क्या होता है, अगर जब एक बड़ा स्टार मरता है तो बड़ा स्टार मरने के क्या होता है, इतना ज्यादा इसके पास अभी भी मैटर होता है कि वो कोलैप्स कर जाता है अपनी ग्रेविटी में, और यहाँ पे क्या बनते हैं आपके, यहाँ पे बनते हैं ब्लैक होल्स। ठीक है जी। सो ब्लैक होल जो है हमारे इस तरह से बनते हैं। ठीक है,
ब्लैक होल्स के ऊपर लिखो, छोटा सा नोट लिखो, वैसे तो नहीं पूछता है कोई, बट छोटा सा नोट अपने जो भी नोट्स लिखे जहां पे बना रहे हो आप, या जो भी आपने कॉपी रखी है उसमें लिखो। ब्लैक होल्स के ऊपर आप क्या करोगे, 50 वर्ड जो है लिखने की कोशिश करोगे, 50 वर्ड्स ऑन ब्लैक होल, जो कि आपको पेपर में पूछे जा सकते हैं। जैसे क्योंकि अभी नासा ने जो है पिछले साल ये ब्लैक होल साइट किया था, उन्होंने जो है पहली उसकी जो है पिक्चर बनाई थी, ठीक है जी, इस तरह की कुछ पिक्चर बनाई थी आसपास की रेडिएशन कैप्चर करते हुए, जो है उसको हमने एक इमेजरी फॉर्म में जो है उसका आयाम दिया। तो वो आप जो है अपने लेवल पे देखोगे और 50 वर्ड लिखने की कोशिश करोगे, ठीक है जी। मैं चाहूंगा आपको जो है इसके अंदर 3-4 चीजें पता हो। सबसे पहली चीज है इवेंट होराइजन, कि इवेंट होराइजन जो है वो क्या होता है, ठीक है जी। एक ब्लैक होल का इवेंट होराइजन क्या होता है, और दूसरी बात तो मैंने आपको कल बताई दी थी कि ये ब्लैक क्यों होता है, व्हाई इट इज ब्लैक, व्हाई इट इज नॉट विजिबल, व्हाई हम लोग जो है इसे देख नहीं सकते हैं, और अगर देख नहीं सकते हैं, तीसरी चीज की, अगर देख नहीं सकते तो हम इसे कैसे पता लगाते हैं कि ये है। अगर देख नहीं सकते हैं तो हाउ डू वी नो दैट दिस ब्लैक होल एग्जिस्ट। ये चीजें जो है आपको इस 50 वर्ड में लिखने की कोशिश करनी, ठीक है। जब ये तारे फटते हैं, ठीक है जी, तो जब ये तारे फटते हैं, इनके कोर में क्या बेसिकली, व्हाट इज इन दी कोर, इनके कोर में हेवियर एलिमेंट्स हैं। आसपास तो हाइड्रोजन है, बट इनके कोर में हेवियर एलिमेंट्स बनने लग जाते हैं। हीलियम हो गया, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आयरन, निकल, इस तरह के जो है हेवियर एलिमेंट्स बनते हैं। और जब ये तारे फटते हैं तो ये जो एलिमेंट्स हैं दे गेट डिस्पर्स्ड इन दी स्पेस, ठीक है जी। ये जो है पूरे ब्रह्मांड में फैलते हैं, और यही जो छोटी छोटी चीजें होती है क्लम्प करके बनाती हैं रॉक्स, और इन्हीं चीजों से जो है प्लैनेट्स बनते हैं, इन्हीं चीजों से वाटर बना हुआ है, इन्हीं चीजों से हर चीज बनी हुई है। मैटर ऑफ फैक्ट आप और मैं और हम सब जो लोग हैं, हम सब जो है इन्हीं तारों की पैदाइश है, ठीक है कि नहीं। सो देयर इज सम पार्ट ऑफ द स्टार्स दैट इज बीइंग लिव्ड इनसाइड यू, ठीक है। ये जो कि जी रहा है आपके अंदर, वो भी एक सितारा है, ठीक है। तो अभी ऐसे जब भी आपको ऐसे लो फील हो ना कि यार मेरे से कुछ नहीं होता, ऐसे बोलना कि नहीं, आई एम अ स्टार, ठीक है कि नहीं, मेरे अंदर एक सितारा है। तो ऑब्वियस ये बात है, फैक्ट भी है, साइंटिफिक फैक्ट है दैट देयर इज सम पोर्शन ऑफ अ रुडिमेंट्री स्टार, कोई ना कोई पुरातत्व काल में कोई ऐसा स्टार होगा जो फटा है, और उसका कुछ ना कुछ कण जो है, चाहे 0.0000000% होगा, उतना आपके अंदर भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है कि नहीं। चलो बस हवा में मत आ जाना इस करके, है ना, स्टार हूं मैं, ऐसे नहीं करना, ओके। एनीवेज, सो इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं अभी, एंड देन नेक्स्ट थिंग दैट वी नीड टू डू इज, अभी हम स्टार्स की हम लोगों ने बात कर ली, लेट अस मूव टुवर्ड्स आवर सोलर सिस्टम, ठीक है। सौर मंडल के ऊपर आते हैं हम लोग अपने। हम लोगों की जो गैलेक्सी है कौन सी है भाई, किस तरह की गैलेक्सी है, इट इज अ स्पाइरल गैलेक्सी। स्पाइरल गैलेक्सी में गैलेक्टिक सेंटर है, किसका बना हुआ है, ब्लैक होल का बना हुआ है, ठीक है जी। वैसे में पता नहीं पूरा, पर ऐसे ही इसका जो है कौन सा आर्म है, इसका जो है आपका ओरायन आर्म है। ओरायन आर्म के साथ में एक और छोटा सा आर्म है, दिस इज सिग्नस आर्म। यहाँ पे कहीं पे हमारा जो है एक छोटा सा स्टार है, एवरेज स्टार है बिल्कुल, ठीक है, निहायत ही एवरेज स्टार है। 10 बिलियन साल की जो है उम्र है इसकी, जिसमें से 4.5 बिलियन साल जो है ये अभी तक अपने जी चुका है, ठीक है जी। इसी स्टार के आसपास में आपको क्या देखने को मिलता है, इसका प्लानिटरी सिस्टम देखने को मिलता है, कलेक्टिवली जिसे हम लोग सौरमंडल बोलते हैं, सोलर सिस्टम। हमारे पास एक एवरेज सिंगल स्टार है, और इसके आसपास में रोटेट करते कुछ प्लैनेट्स हैं, ठीक है कि नहीं। ये हमारा बनता है सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम क्या सिंगल स्टार सोलर सिस्टम होते हैं, नहीं हो सकते। देयर आर मेनी मेनी टाइप्स ऑफ सोलर सिस्टम्स। बाइनरी स्टार सोलर सिस्टम्स भी होते हैं, व्हाइट ड्वार्फ सोलर सिस्टम्स भी होते हैं, बहुत सारे तरह के सोलर सिस्टम हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि हम लोग यूनिक है या हम लोग जैसा ही सब कुछ मिलता है। देयर कैन बी एन नंबर ऑफ सोलर सिस्टम्स। बाइनरी स्टार सोलर सिस्टम भी हो सकते हैं, दो स्टार एक दूसरे के आसपास में रोटेट कर रहे हैं, उसके आसपास में प्लैनेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है जी। सिमिलरली आपको सिंगल स्टार या सिंपली व्हाइट ड्वार्फ वाला जो है सोलर सिस्टम भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक सिंगल व्हाइट ड्वार्फ है, उसके आसपास में प्लैनेट्स हैं। यू कैन ऑल्सो फाइंड ह्यूज सोलर सिस्टम, जहां के बीच में जो है एक ब्लैक होल है, एंड इसके आसपास में जो है आपको प्लैनेट्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है कि नहीं। तो अलग अलग तरह के सोलर सिस्टम जो है वो हमारे पास हो सकते हैं। फॉलिंग स्टार अभी आएंगे भाई, फॉलिंग स्टार ये चीज नहीं होती, ठीक है। सो ये जो है आपके अलग अलग तरह के हो सकते हैं। मूवी की बात करते हैं यहाँ पे, मूवीज इंटरस्टेलर जो आपको देखनी है। इंटरस्टेलर में जो है वो लोग अलग अलग ग्रहों में जो है जीवन ढूंढ रहे हैं, क्योंकि धरती में खुद का जीवन जो खत्म होने लगा है। तो ऐसे ही किसी स्टार सिस्टम के पास जाते हैं, सोलर सिस्टम में जा रहे हैं, जहां पे उसका सेंट्रल जो स्टार है वो मर चुका है और अब एक ब्लैक होल बन चुका है,
ठीक है जी। तो ऐसे किसी प्लैनेट्स के ऊपर जाते हैं और ये सारी चीजें होती हैं। एनीवेज अच्छी मूवी है, देखना जरूर, लाइफ टाइम वॉच है। मतलब ये आप खुद देख के अपने बच्चों को भी दिखाओगे, उनके बच्चे उनको भी दिखाएंगे, ऐसी टाइप की मूवी। ठीक है जी। बहुत कम नोलन की मूवी समझ में आती है, ये भी नोलन की मूवी और ये भी समझ में नहीं आएगी। बट स्टार्क सब पहले थोड़ा ब्लैक 50 मार्क्स 50 वर्ड लिखना ब्लैक होल के ऊपर, थोड़ा एक्सप्लोर करना ब्लैक होल के ऊपर। अगर अच्छा लगेगा तो फिर मैं आपको थ्योरी ऑफ एवरीथिंग बाय स्टीफन हॉकिंग्स वो वाली किताब रेकमेंड करूंगा, और ये एक मूवी है, ये आपको देखनी है। तो आई एम श्योर इसके बाद आपको थोड़ा साइंस से और अच्छा ऐसे लगाव सा हो जाएगा। ठीक है। एनीवे सोलर सिस्टम के ऊपर आते हैं हम लोग अपने। सो हमारा बेसिकली सोलर सिस्टम भाई जो है वो किसका बना हुआ है? टोटल जो है 8 प्लेनेट है हम लोगों के पास। एक सिंगल बाइनरी सिंगल स्टार सिस्टम है जिसके बीच में एक एवरेज स्टार आपको देखने को मिलता है। 8 प्लेनेट्स हम लोगों के पास, जिसमें से 5 हम लोगों ने जो है डॉर्फ प्लेनेट कैटेगराइज कर रखे हैं, और न्यूमरस मतलब एन नंबर ऑफ इस तरह की छोटी 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 सोलर सिस्टम बॉडीज आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है जी। कुछ और नाम नहीं देने को बोला तो हमने सोलर सिस्टम बॉडीज ही बोल दिया। ठीक है। SSB सोलर सिस्टम बॉडी, स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडीज। ठीक है। प्लैनेट्स हैं, देन ड्वार्फ प्लैनेट्स है, देन इस तरह की छोटी छोटी सोलर सिस्टम बॉडीज। अब आपको मैं बताऊंगा बेसिकली किस तरह से हम प्लैनेट सोलर सिस्टम को या प्लैनेट्स को, ड्वार्फ प्लैनेट्स को, सोलर सिस्टम बॉडीज को कैसे डिफाइन करते हैं। विल नो अबाउट दैट। बट सबसे पहली चीज जो अपने को समझने की जरूरत है वो है कि ये सोलर सिस्टम जो है हाउ इट केम इनटू बीइंग। ठीक है जी। कैसे ये बना होगा? ये सोलर सिस्टम जो है हम लोगों का, इट वाज फॉर्म्ड, और इसको जो एक्सप्लेन करती है थ्योरी, दिस थ्योरी इज कॉल्ड एज दी सोलर नेबुलर हाइपोथेसिस। ठीक है जी। सोलर नेबुलर हाइपोथेसिस, ये जो है हाइपोथेसिस है बेसिकली, क्योंकि वी डोंट नो हाउ इट वाज फॉर्म्ड, बट हम लोगों ने एक अटकल लगाई है। ठीक है जी। और सबसे सही अटकल फिलहाल के लिए ये है कि भाई सोलर नेबुलर हाइपोथेसिस ये एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है जी। किसने बताई थी ये, किसने बोला था? इमानुएल कैंट। ठीक है जी। एक 17वीं सदी के जो है फिलोसोफर थे इमानुएल कैंट, इन्होंने जो है सबसे पहले बात करी थी। एंड लैपलेस, ये जो है 2 थिंकर्स है जिन्होंने सोलर नेबुलर हाइपोथेसिस के बारे में बताया था। ठीक है जी। कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं सोलर नेबुलर हाइपोथेसिस कौन से थिंकर, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी कौन सा थिंकर, मैच द फॉलोइंग टाइप। ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं भी आगे जाके प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको, बट अभी से सिंस मैंने बोला था आज से जो है हमारा सिलेबस मोस्ट सारा स्टार्ट हो रहा है, तो यू शुड कीप ऑन फोकसिंग ये सारी चीजें जो मैंने लिखी हैं। ठीक है। कांत एंड लैपलेस ने बोला था। अभी सोलर नेबुलर हाइपोथेसिस है क्या चीज है? पीछे स्टार का फॉर्मेशन मैंने दिखाया आपको, वही चीज यहाँ पे हुआ। देखो क्या था हमारा सोलर सिस्टम का जो ये सारा एरिया है, दिस वॉज नथिंग बट द ह्यूज गैस क्लाउड। ठीक है जी। बड़ा हाइड्रोजन क्लाउड था, एक नेबुला था, अभी भी है मैटर ऑफ फैक्ट हमारे। अगर हम सोलर सिस्टम से बाहर चले जाते हैं, अपने सिस्टम से ऊट क्लाउड वाली साइड से बाहर चले जाते हैं, तो देन यू विल सी इट इज मेड अप ऑफ क्लाउड्स। ठीक है। वो डेंस हाइड्रोजन का क्लाउड जो है अभी भी एग्जिस्ट करता है। तो हम लोग कहीं नहीं, हम लोग की नेबुला के अंदर है हमारा सोलर सिस्टम बेसिकली। तो इसी तरह का नेबुला था। एंड एक क्या हुआ, ये बेसिकली अपनी ग्रेविटेशन में कंसंट्रेट या ग्रेविटेशन में जो है क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया। कई लाखों करोड़ों साल पहले, बिलियंस ऑफ इयर्स अगो, ये क्या कर गया, कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर गया। और मोस्ट ऑफ इट्स मास जो है वो सेंटर में कंसंट्रेट हो गया। मोस्ट ऑफ इट्स हाइड्रोजन एंड ऑल दोस एलिमेंट्स ये जो है क्या हुए, कंसंट्रेट हो गए। ठीक है जी। तो यहां पे जब ये कंसंट्रेट हो तो यहां पे क्या हुआ, यहां पे चिंगारी लगी, स्पार्क हुआ, और क्या बना यहां पे जो है हम लोग का स्टार पैदा हुआ। ठीक है जी। आवर प्रोटो सन वॉज बॉर्न। ठीक है जी। कब? सम अराउंड 4.6 बिलियन ईयर्स अगो। ठीक है जी। इसी नेबुला में ये सब चीजें होने से पहले भी कोई स्टार होता होगा, कोई स्टार होगा, वो फटा होगा, उसके फटने के कारण ये जो हाइड्रोजन हीलियम, ये बहुत सारे एलिमेंट जो हैं ये पूरे इस नेबुला क्लाउड में बिखरे होंगे। धीरे धीरे क्या हुआ, दोबारा क्या करने लग गया, दोबारा कंट्रैक्ट किया, बीच में एक स्टार बन गया। और आसपास में क्या हुआ, ये जो लेफ्ट ओवर मटेरियल था, ये जो है क्योंकि ये बहुत हैवी था, है ना, बहुत भारी था, भारी होने के कारण क्या होगा, आसपास ग्रेविटेशन में, इसके ग्रेविटेशन में क्या हुआ, ये चीजें जो हैं, ये लेफ्ट ओवर मटेरियल ये घूमने लग गया। ठीक है जी। स्विर्ल करने लग गया, घूमने लग गया। डन। ये जो है दिस बिकेम अवर स्टार, ये इसने ये जो चीज बनाई वो क्या था, वो हमारा स्टार बना। स्टार बनने के बाद क्या हुआ, इसके आसपास में इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा, इस तरह से ये जो छोटे छोटे गैस के, डस्ट के, मेटल्स के, मिनरल्स के, रॉक्स के पार्टिकल्स थे, वो आसपास घूमने लग गए।
ठीक है जी, रिवॉल्व करने लग गए। ठीक है जी, इसे हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज प्रोटो प्लैनेटरी डिस्क। इस तरह की प्रोटो प्लैनेटरी डिस्क बन गई। डिस्क समझते हो ना, ये और इसके ऐसे देखो डिस्क बन गया। इस तरह की डिस्क बन गई जहां पे क्या थे, इस तरह के मटेरियल जो है वो कंसंट्रेटेड था। धीरे धीरे क्या हुआ, ये मटेरियल जो है वो क्लम्प कर गया, ये सारे जो है छोटे छोटे रॉक पार्टिकल्स जो है इसके साथ टकराते रहे, और जो है यहाँ पे क्या हुआ, प्लेनेट का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ। यहाँ पे आपके जो है फिर क्या बने, प्रोटो प्लैनेट्स बने। ठीक है जी, इस तरह से प्रोटो प्लैनेट्स बनने स्टार्ट हो गए। ओके, सो प्रोटो प्लैनेट्स ने क्या किया, धीरे धीरे क्या किया इन्होंने अपना ये जो नेबरिंग जो ऑर्बिट थी इसको सबको साफ कर दिया। इसमें जितने भी आपके रॉक के पार्टिकल्स थे, डस्ट के पार्टिकल्स थे, डेब्रीज थी, ये सब जो है क्या हुए, इसके साथ आके चिपकते रहे, बॉम्बार्ड होते रहे और चिपकते रहे, और ये जो है प्लैनेट बड़े होते रहे। ठीक है जी, इसे हम कहते हैं प्रोसेस ऑफ एक्रीशन। एक्रीट करते रहे जो आपके प्लैनेट है या जो भी आपके इस तरह की छोटी रॉक्स हैं, ये आके टकराते रही, इसके अंदर समाते रही, धीरे धीरे ये प्लैनेट जो है वो बड़े होते रहे। ठीक है कि नहीं, इवेंचुअली यहाँ पे क्या बने, आपके आपके जो प्लैनेट्स हैं या सोलर सिस्टम के जो भी हम लोग प्लैनेट्स आज देखते हैं वो इस तरह से बने हैं एक्रीशन के कारण। ठीक है कि नहीं, दो 99% ऑफ जितना भी मास था वो सन ने एज्यूम कर लिया, सन ने जो है खा लिया। सोलर सिस्टम में जो भी मास था 99% ऑफ द मास वाज कंसंट्रेटेड ऑन द सन, बट वो 1% वाज गुड इनफ टू मेक 8 to 9 प्लैनेट्स एंड लॉट्स ऑफ सोलर सिस्टम बॉडीज। ठीक है कि नहीं, अब अंदर की साइड में ध्यान से सुनो क्या हुआ। अब यहाँ पे एक प्रोसेस लगा, उसे हम कहते हैं डेंसिटी डिफरेंशिएशन। याद रखना इस वर्ड को, डेंसिटी डिफरेंशिएशन। ठीक है जी, डेंसिटी डिफरेंशिएशन देखिए, भारी चीज नीचे को बैठ जाती है, हल्की चीज ऊपर रह जाती है, इसे हम कहते हैं डेंसिटी डिफरेंशिएशन। घनी चीज होगी नीचे बैठ जाएगी, हल्की चीज ऊपर रह जाएगी। सन के आसपास में भी क्या हुआ, यही डेंसिटी डिफरेंशिएशन हुआ। डेंसिटी कारण जो आपके हैवियर एलिमेंट्स थे, हैवियर एलिमेंट्स थे वो क्या थे, वो सन के ज्यादा पास में थे, दे वर क्लोजर टू दी सन। ठीक है कि नहीं, दे वर क्लोजर टू दी सन, व्हाई, बिकॉज पहली बात वो जो है सन के पास रह के उनका मोल्ट, उनका जो मेल्टिंग पॉइंट था, बॉइलिंग पॉइंट था, वो बहुत ज्यादा हाई था। हैवियर एलिमेंट्स डेंस, हाइयर मेल्टिंग एंड हाइयर बॉइलिंग पॉइंट, ऐसे याद रख लो बस। ठीक है, भारी मटेरियल, हैवी, हाइयर मेल्टिंग एंड हाइयर बॉइलिंग पॉइंट, जैसे आयरन है, निकल है, ज्यादा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है जी, सो दे वर मोर क्लोज टू दी सन। और जब ये लोग क्रिएट किए, ये लोग ये जो छोटे छोटे रॉक्स हैं, आयरन निकल के इस तरह के एलिमेंट्स के जो रॉक्स हैं वो एक्रीट करी, चिपकी, तो यहाँ पे क्या बने आपके, यहाँ पे आपके जो प्लैनेट्स बने, दे वर कॉल्ड एज व्हाट, दे वर कॉल्ड एज रॉकी प्लैनेट्स। ठीक है जी, कौन से रॉकी प्लैनेट्स हमारे पास, मरकरी, वीनस, अर्थ एंड दे ऑल आर रॉकी प्लैनेट्स। रॉकी प्लैनेट्स काय को बने, समझ में आया क्यों, बिकॉज उस टाइम पे जब सोलर नेबुलर हाइपोथेसिस या सोलर नेबुलर ये सिस्टम हो रहा था, इवेंचुअली क्या हुआ, ये भारी जो भी मिनरल्स थे, भारी एलिमेंट्स थे, भारी जो भी आपके सब्सटेंसेस थे, ये देवर मोर क्लोज टू द सन, क्योंकि वो सॉलिड स्टेट में रह सकते थे, बिकॉज मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई था, एंड देवर हैवी। तो जब ये टकराना स्टार्ट हुए तो यहाँ पे जो प्लैनेट्स बने आपके, ये रॉकी बने। ठीक है जी, अब जो गैसेस थी, जो इन नेबुलर, इस नेबुले के अंदर जो गैसेस थी, हैवियर गैसेस थी, वो जो है क्या हुई, वो सोलर सिस्टम के बाहरी छोर पे चली गई। डेंसिटी डिफरेंशिएशन, हल्की होती है गैसेस, गैसेस हल्की होती है ना, हल्की गैसेस किधर को जाएंगी, बाहर को चली गई। ठीक है, बाहर को जाके एक्रीट कर रही है, और उसके बाद जो है आपके आउटर प्लैनेट्स बने, जैसे कि आपका जुपिटर। ठीक है जी, जैसे कि सैटर्न, जुपिटर मैंने सैटर्न जुपिटर से बड़ा दिखा दिया एनीवेज। ठीक है जी, यूरेनस, नेपट्यून। ठीक है जी, दीज प्लैनेट्स वर व्हाट टाइप ऑफ प्लैनेट्स, दे आर कॉल्ड एज गैस प्लैनेट्स। ठीक है जी, रॉकी प्लैनेट्स एंड गैस प्लैनेट, समझ में आया रॉकी प्लैनेट गैस प्लैनेट का फंडा। अंदर रॉकी प्लैनेट्स क्यों है, बाहर गैस प्लैनेट क्यों है। अब बाहर गैस प्लैनेट है पर वो इतने बड़े बड़े क्यों है, और अंदर रॉकी प्लैनेट है वो छोटे छोटे क्यों है, क्योंकि हमारे जो सोलर सिस्टम में जो उस टाइम का नेबुला था, जब ये बन रहा था सब कुछ, तो ओवरऑल जो है हमारे पास हैवियर एलिमेंट्स काफी कम मात्रा में थे। ठीक है जी, सो कम मात्रा में होने के कारण क्या, वो जो प्लैनेट्स बने वो कंपैरेटिवली छोटे बने। ठीक है जी, ये गैसेस जो है वो काफी भारी मात्रा में थी, तो जो है प्लैनेट्स, जो आपके गैस प्लैनेट्स बने, वो क्या थे, बहुत बड़े बड़े बने। दैट्स व्हाई दे आर आल्सो कॉल्ड एज दी गैस जाइंट्स। क्या बोलते हैं इनको हम लोग, गैस जाइंट्स भी बोल देते हैं। ठीक है कि नहीं, गैस जाइंट, समझ में आया इतना।
Why they are called as gas giants? They are also called as Jovian planets. ठीक है जी, Jovian planets भी बोल देते हैं, जैसे ऐसे याद रख लेना आपने, ठीक है जी। सो रॉकी प्लैनेट्स, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, इसके बाद जो है आपके क्या है, दे आर गैस जाइंट्स, ठीक है। इसके साथ साथ में देखना मार्स, ये मार्स है आपका, तो मार्स के साथ साथ में अपन लोगों ने क्या देखा, यहाँ पे छोटे छोटे रॉक के टुकड़े भी हैं। इस तरह से एक ऑर्बिट में एक प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क यहाँ पे आप देख पा रहे हो, जो कि प्लैनेट नहीं बन पाई। देखिए कभी नहीं देखी, दिखाएं आगे आपको, चलो आगे देख लेंगे अभी, ठीक है। इस तरह की प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क बनी, ठीक है, प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क बनी। ये देखो इस तरह की डिस्क यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है थ्रू आउट इस साइड में, मार्स के आगे, ठीक है। मार्स और जुपिटर के बीच में क्या कहते हैं इसको हम लोग, कॉल्ड एज एस्टेरॉयड बेल्ट, ठीक है जी। क्या बोलते हैं इसको, एस्टेरॉयड बेल्ट बोलते हैं, ठीक है कि नहीं। ये एस्टेरॉयड बेल्ट जो है, इसने भी प्लेनेट बनना था और ये हमारा 5वां रॉकी प्लेनेट होता, बट ये जो है प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाया। क्यों? बिकॉज जुपिटर जो है इतना बड़ा प्लेनेट है, इसका अपना जो है ग्रेविटेशन पुल बहुत ज्यादा हाई है, जिसने सन के ग्रेविटेशन पुल को काउंटर किया, और इस काउंटरिंग से क्या हुआ, ये जो प्लैनेट्स हैं ये एक्रीट नहीं कर पाए। नहीं तो यहाँ पे एक छोटा सा ड्वार्फ प्लेनेट है, जिसको हमने ड्वार्फ प्लेनेट बोला, कॉल्ड है सिरिस, ठीक है जी। सिरिस ने जो है टकरा के ये जो है प्लैनेट्स को इकट्ठा कर देना था, बट ऐसा हो ना सका। क्यों? बिकॉज जुपिटर खड़ा था, जुपिटर भी भारी, सन भी भारी, और दोनों की ग्रेविटेशन ने एक दूसरे का काउंटर का काम किया, ठीक है कि नहीं। यूज करते हैं हम लोग ऐसी कोई चीज को, इस फंडे को यूज करते हैं हम लोग। देखा कभी किसी ने लेग्रांजे पॉइंट सुना है? लेग्रांज पॉइंट, सोलर, अब आदित्य आदित्य L1 मिशन के बारे में सुना है? लिखो छोटा सा नोट, 50 वर्ड में आदित्य L1 मिशन के बारे में सुन पढ़ के आओगे, 50 वर्ड्स आदित्य L1, ठीक है जी। तो हमने जो है सोलर स्टडी करने के लिए हम लोग एक जो सैटेलाइट है वो फेंक रहे हैं, अर्थ और सन के बीच में ऐसे फेंकेंगे कि अर्थ की ग्रेविटी और सन की ग्रेविटी एक दूसरे को काउंटर करें, और वो जो पर्टिकुलर बॉडी है वो वहीं पे घूमती रहे, ज्यादा ताकत ना लगे उसको उस पॉइंट पे रखने के लिए, हम लेग्रांज पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। सो आपने क्या ये करना है, ये आपका आदित्य L1 मिशन के बारे में, और साथ में लिखो ब्रैकेट में लेग्रांज पॉइंट, ये क्या चीज होती है ये भी आपको देखना है, क्योंकि अभी हमने अगले साल उड़ाना है आदित्य मिशन जो है, सेकंड मिशन उड़ाना है, तो आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, ठीक है। चलो इसको दोबारा रिपीट करना है, ठीक है। देखो देखो जुपिटर जो है यहाँ पे बीच में भी, आपको आगे दिखाता हूं मैं आपको, रुको, और बेटर, अच्छी अच्छी ड्राइंग में अच्छी तरह समझ में आएगा, है ना। ये देखो, देख पा रहे हो, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये देखो, ये देख रहे हो यहाँ पे एस्ट्रॉइड की बेल्ट आपको दिख रही है, ये एस्ट्रॉइड की बेल्ट जो है, इट वुड हैव बीन अ प्लैनेट, यहाँ पे सीरीज कहीं पे आपको दिखेगा, ये जो है प्लैनेट बनना था, ठीक है कि नहीं। बट जुपिटर देखो कितना बड़ा है, इट इज सो हैवी दैट इट हैज इट्स ओन ग्रेविटेशन पुल, और इस ग्रेविटेशन ने सन की ग्रेविटेशन को काउंटर किया, जिस करके ये एक्रीशन प्रोसेस नहीं हो पाया, ठीक है जी। एंड हेंस दे कुड नॉट हैव अ फ्यूचर ऑफ अ प्लैनेट। नहीं तो हमारे पास एक और प्लैनेट होता कॉलोनाइज करने के लिए, अभी भी है, सीरीज है, ठीक है कि नहीं, अभी भी है वैसे सीरीज हमारे पास, तो ये हम लोग कॉलोनाइज कर सकते हैं, ठीक है जी। इसके ऊपर एक सीरीज याद आई है मेरे को, पर मैं सीरीज का नाम भूल रहा हूं, नाम याद आएगा फिर बताऊंगा, अभी रास्ते में चलते चलते आ जाएगा नाम, 1-1.5 घंटे के बीच में। पर सीरीज बहुत बड़ी है, 2 घंटे की होती मूवी तो मैं बता देता, बस सीरीज है फिर वो नहीं बताऊंगा, वो 6 पूरे सीजन है उसके, तो ऐसा ना हो कि पूरा ज्योग्राफी उसी सीजन में निकल जाए, वो तो समझ में आ जाए बट ज्योग्राफी समझ में ना आए, है ना, ऐसा भी नहीं करना है। एनीवेज, सो ये जो है अपने प्लैनेट्स है बॉस, देख लो, पीछे चलते हैं वापस। सो ये सारी चीजें मैंने लिखी हुई हैं, जो चीजें मैंने बताई, और ये पिक्चर ना दिखा के, ना बना के, मैं आपको सिंपली ये पिक्चर दिखा सकता था, ज्यादा अच्छा क्लीन हो जाता है ना। देखो ये सोलर नेबुला है आपका, ये देखो यहाँ पे आपका सन बना, दिस इज प्रोटो सन, और ये देखो छोटे छोटे प्रोटो प्लैनेटरी डिस्क बने, ये डिस्क जो है धीरे धीरे एक्यूमुलेट होने लग गए, और देन जो है आपके प्लैनेट बन गए, ठीक है। सिंपल इजी वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट। ये सारी चीजें आगे लिखी हुई हैं, आप कर जाके आराम से देख सकते हैं, और ये जो है आप एक बेसिक व्यू ले सकते हैं एज फार एज दी सोलर सिस्टम इज कंसर्न। समझ में आया भाई इतना? हाँ जी,
सोलर नेबुलर हाइपोथेसिस ओके, ओके रिपोर्ट, ठीक है। कौन से प्लैनेट्स है भाई? ये हमारे पास प्लैनेट्स है, बचपन में बड़ी अच्छी तरह याद करवाया। माय वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट शो अस 9 प्लैनेट्स। प्लूटो तो है ही नहीं बेचारा, कहाँ पे गया? चलो एनीवेज, तो क्योंकि 8 ही रह गए तो जस्ट, हाँ चलो मतलब जैसे भी करना है आपको, मेरे को माय वेरी एजुकेटेड मदर ज्यादा अच्छे लगते हैं, ठीक है। ठीक है, चलो मतलब अपने हिसाब से याद कर लेना भाई, जैसे आपको याद करना है। एन नंबर ऑफ वेज टू लर्न इट। ये आपके पास प्लैनेट्स है ओवरऑल, ठीक है। देखो हाँ, लास्ट साइड में देखो, यहाँ पे भी आपको जो है इस तरह के रॉक्स और डस्ट अभी भी यहाँ पे देखने को मिलती है। ये भी जो है क्यों नहीं एक्रीट करे? सेम चीज, बिकॉज यहाँ तक आते आते सन की जो ग्रेविटेशन है इट इज वेरी वेरी लो, तो इस करके भी यहाँ पे जो है क्रिएशन का काम नहीं हुआ, ठीक है जी। और यहाँ पे इसके बाहर जो है आपको ऊट क्लाउड मिलता है, ऊट क्लाउड बोलते हैं इसको हम लोग, ऊट क्लाउड, OURT, ठीक है जी, ऊट क्लाउड बोलते हैं। ये वही नेबुला का क्लाउड है, गैस डस्ट का क्लाउड है, जो कि जिससे कि हमारा सोलर सिस्टम बना हुआ है। ओके, एनीवेज कमिंग टू आवर प्लैनेट्स, जैसे आपको बताया मेरी माय वेरी एजुकेटेड मदर एंड ऑल, तो बेसिकली ये आपके जो है प्लैनेट्स हैं, एंड स्केल पे नहीं है। जस्ट आप यहाँ पे इनकी रोटेशन देख सकते हो, ऑल ऑफ देम आर वेरी वेरी अकॉर्डिंग टू द ग्रेविटेशन रोटेट कर रहे हैं, एक्सेप्ट वन, दिस इज वीनस। वीनस जो है वो आपका, बाकी सारे काउंटर क्लॉकवाइज हैं, काउंटर क्लॉकवाइज हैं, एक्सेप्ट वीनस जो कि आपका क्या है, इट इज क्लॉकवाइज रोटेटिंग, ठीक है जी, क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, ठीक है कि नहीं, क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। और इसी रोटेशन के कारण ये अगेंस्ट द ग्रेविटी रोटेट कर रहा है, मे बी बिकॉज ऑफ पास्ट में जो भी इसके कलिजन हुए उसके कारण इसकी रोटेशन जो है वो क्लॉकवाइज हो गई, तो इस करके जो है इसकी रोटेशन धीरे धीरे क्या हो रही है, स्लो हो रही है। और इसका आपको जो है रिजल्ट मैं अभी आपको बताऊंगा जब ये बेसिकली हम वीनस के ऊपर जाएंगे, ठीक है जी। ये इतनी स्लो हो गई है कि इसको जितना टाइम इसको रेवोल्यूशन में लगता है, ऑलमोस्ट उतना ही टाइम इसको अपने खुद की रोटेशन में लग जाता है। अपनी धुरी पे चक्कर लगाने के लिए जितना इसे समय लगता है, ऑलमोस्ट उतना ही टाइम इसे सन के आसपास चक्कर लगाने में लगता है, ठीक है कि नहीं। अराउंड 200-250 दिन, 225 दिन रोटेशन में लगते हैं, 245 कुछ दिन जो है वो रोटेशन में लगते हैं और रेवोल्यूशन में लगते हैं, ठीक है। कंसिडरिंग अर्थ को कितना लगता है, 24 घंटे रोटेशन में और 365 दिन रेवोल्यूशन में, है कि नहीं। वीनस को, अपना जुपिटर को 12 घंटे में रोटेशन हो जाती है, बार कुछ साल लग जाते हैं, 4-5 साल लग जाते हैं रोटेशन करते, रेवोल्यूशन करते, ठीक है। करेंगे बात, छोड़ो आगे चलते हैं। बेसिकली देन आता, हाँ एक और चीज है यहाँ पे, दिस इज आपका जो यूरेनस है, यूरेनस इज द ओनली प्लेनेट जो क्या कर रहा है, वो नॉर्थ टू साउथ रोटेट कर रहा है। किस तरह? ऐसे नहीं रोटेट कर रहा, इस तरह रोटेट कर रहा है, नॉर्थ टू साउथ रोटेशन है इसका, ठीक है कि नहीं। यूरेनस, प्लूटो को तो हम लोग मानते नहीं ना प्लेनेट, तो हम लोग उसको बात ही नहीं कर रहे हैं। यूरेनस जो है इट इज साउथ टू नॉर्थ जो है उसका रोटेशन चल रहा है, ओके। ये दो चीजें याद रखनी है कि एक बार पूछ लेते हैं, ओके। नेक्स्ट कमिंग इज, बात प्लेनेट से पहले, बात करने से पहले अपन लोग अपने सन के बारे में बात करेंगे थोड़ी सी, ठीक है। क्वेश्चन आया है कि भाई वाई वीनस शोज ऑपोजिट रोटेशन। बेसिकली वीनस का ऑपोजिट रोटेशन क्यों है? अगेन जब इसकी फॉर्मेशन हो रही थी, फॉर्मेशन प्रोसेस में बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस जो हुए होंगे जो हमें नहीं पता, मे बी कलिजन इस तरह के हुए हैं, उसके कलिजन के कारण उसको एक काउंटर रेवोल्यूशन मिला हुआ है या काउंटर रोटेशन मिला हुआ है, बट ये अगेंस्ट द ग्रेविटी धीरे धीरे ये क्या हो रहा है, ये रोटेशन स्लो हो रहा है। अब स्लो होने के बाद दोबारा जो है एंटी क्लॉकवाइज घूमना स्टार्ट कर देगा, तो कुछ बिलियन साल में शायद एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा होगा, ठीक है। कितना टाइम अभी हमारे पास जीने के लिए इस सोलर सिस्टम में, ठीक है जी, कितना? 5 मिलियन, 5.4 बिलियन के आसपास में है, ठीक है जी। कैसे 2.5 बिलियन रह गया अपने पास, मोटा मोटा 2.9 लगा लो, चलो नहीं 7.5 में तो हम लोग गैस उसमें चल जाएंगे ना, अपना जायंट स्टेज में, रेड जायंट स्टेज में चले जाएंगे, तो उस टाइम तक तो हम लोग अंदर चले जाएंगे सन पे, तो इतना ही टाइम है, अभी 2.5 बिलियन साल है, तब तक काउंटर हो जाएगा उसका, ठीक है। एनीवेज सोलर सन के ऊपर चलते हैं हम लोग, तो लेट अस टॉक अबाउट आवर सन। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, कई बारी क्वेश्चन आ जाता है, आया भी हुआ है, फोटोस्फीयर के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है 1-2 बारी, तो थोड़ा सा देख लेते हैं। बड़ा ही एवरेज स्टार है, ठीक है जी, पढ़ाई लिखाई में अच्छा नहीं था, बहुत ब्राइट नहीं था, ठीक है, बड़ा ही एवरेज स्टार था, बट वही ना, एवरेज लोग जो हैं वो ज्यादा देर जीतते हैं, तो वही वाला हिसाब किताब है इसका भी, ठीक है। सो वेरी वेरी एवरेज सन एंड वेरी वेरी एवरेज स्टार ऑफ द मिल्की वे, और मिल्की वे गैलेक्सी का, ठीक है जी। ये
अब ये जो है बिल्कुल जैसे मैंने आपको बताया कि इट इज एट वन एक्सट्रीम एंड ऑफ द मिल्की वे, ठीक है जी, एक आर्म में है और एक्सट्रीम आर्म में है, ठीक है जी। सो एक्सट्रीम एंड में देखने को मिलता है ये स्टार हम लोगों को, और इस करके जो है क्या होता है, इसको जो अपने गैलेक्टिक सेंटर के चक्कर लगाने के लिए भी बड़ा टाइम लगता है, 224 मिलियन ईयर्स लगते हैं, 224 मिलियन साल लगते हैं इसको एक गैलेक्टिक सेंटर के आसपास चक्कर लगाने के लिए, ठीक है जी। सन भी जो है क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है अपने गैलेक्टिक सेंटर के आसपास में, मिल्की वे का जो गैलेक्टिक सेंटर है उसके आसपास में रिवॉल्व कर रहा है। लास्ट टाइम इसने जब अपना चक्कर पूरा मारा था तो उस टाइम पे यहाँ पे डायनासोर्स थे, ठीक है कि नहीं, वो ऐसे बैठ के क्लासेस लगा रहे होंगे। अब अगले चक्कर में जो हम लोग क्लास लगा रहे हैं, ठीक है जी, नेक्स्ट चक्कर में देख लेंगे क्या हो रहा है। तो इस तरह से जो है 1 to 24 मिलियन ईयर्स में जो है एक बारी चक्कर लगाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग कॉस्मिक ईयर बोलते हैं। जैसे कि मैंने बताया, अगर हम भार के बारे में बात करें तो अर्थ से 109 गुना ज्यादा भारी है, और सम 15 मिलियन डिग्रीज का टेम्परेचर एवरेज जो है इसके कोर में आपको देखने को मिलेगा। अप्रोक्सीमेटली मैंने इसकी उम्र आपको बता दी है, इसकी उम्र कितनी मैंने बताई है, इट इज 4.6 बिलियन ईयर्स, ठीक है जी। तो कितना 10 बिलियन ईयर इसकी आकी गई है, तो अभी भी फेयरली यंग स्टेज पे है ये स्टार, ठीक है जी, अभी भी जो है स्टार यंग स्टेज पे है। हाइड्रोजन इसके पास काफी पड़ी है, 70% के आसपास में पड़ी है, तो जीवन जो है अभी सन पे बढ़िया चलेगा, ठीक है। ये स्टार जो है अभी अपना बढ़िया काम करेगा। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो बेसिकली दिस इज अवर स्टार, एंड यहाँ पे यू कैन सी देयर आर डिफरेंट लेयर्स इन अवर स्टार ऑल्सो। हमारे स्टार में भी जो है अलग अलग लेयर्स आपको देखने को मिलती है। सबसे अंदर जो आपको लेयर देखने को मिलती है, सबसे अंदर वाली लेयर जो है आपकी ये लेयर, ये जो है क्या है आपकी, ये इनर लेयर्स हैं, पहली, दूसरी और ये तीसरी, ये तीन जो लेयर्स हैं आपकी, दे आर कॉल्ड एज द इनर लेयर्स, ठीक है जी। कौन सी, फर्स्ट वाली जो लेयर है इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे बेसिकली इट इज कॉल्ड एज द कोर, ठीक है, इट इज द कोर। सेकंड जो है दिस इज कॉल्ड एज द रेडिएटिव जोन, और थर्ड जो है दिस इज कॉल्ड एज द, और दिस इज कॉल्ड एज द कन्वेक्टिव जोन, ठीक है जी। सो कोर, रेडिएटिव जोन एंड कन्वेक्टिव जोन, ठीक है कि नहीं। फंडा बताया तो क्या हो रहा है यहाँ पे, कोर में क्या हो रहा है, बेसिकली कोर में आपकी जो भी फ्यूजन रिएक्शंस हैं वो यहाँ पे हो रही हैं। जो भी फ्यूजन है, हाइड्रोजन का फ्यूज होना, यहीं पे इतना भार, इतना प्रेशर, इतना टेम्परेचर है कि यहाँ पे जो आपको फ्यूजन का जो है राइट एनवायरमेंट मिल रहा है न्यूक्लियर फ्यूजन का, ठीक है जी। न्यूक्लियर फ्यूजन हम लोग यहाँ पे भी करने की कोशिश कर रहे हैं, धरती पे भी किया हमने कभी कंट्रोल्ड वे में, अनकंट्रोल्ड तो हमें पता है, हमने हाइड्रोजन बॉम्ब फेंके हुए हैं। कंट्रोल्ड वे में कर रहा है कोई, ठीक है जी, कौन कर रहा है, चाइना कर रहा है, बिल्कुल जी, चाइना इज ऑल्सो डूइंग इट। फ्रांस में भी हो रहा है, ITER, इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एनर्जी रिएक्टर, ITER, ठीक है जी, लिखो छोटा सा 50 वर्ड का आपका ITER के ऊपर। और कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन कौन से देश कर रहे हैं, क्या टेक्नोलॉजी से हो रहा है, जस्ट ऊपर ऊपर से आपको पता होना चाहिए। हाँ, चाइना का जो आर्टिफिशियल सन है, इट इज अगेन दिस इज द फ्यूजन रिएक्शन दैट दे आर ट्राइंग टू डू इन दी अर्थ, ठीक है। एनीवेज, कमिंग बैक, तो कोर के अंदर क्या हो रहा है भाई, कोर के अंदर जो है हम लोगों का फ्यूजन रिएक्शन हो रही है, हाइड्रोजन जो है मिल रहा है, और क्या बन रहा है, एंड हीलियम बन रहा है, और बहुत ज्यादा मैसिव लेवल पे एनर्जी जो है वो बाहर की तरफ को निकलती है। ये एनर्जी जो है इन दी फॉर्म ऑफ रेडिएशन निकलती है, और ये जो लेयर है सिर्फ रेडिएशन की ही बनी हुई है, बाहर की तरफ को रेडिएशन निकल रही है, तभी इसे हम रेडिएटिव जोन बोलते हैं, ठीक है जी। ये लेयर जस्ट रेडिएशन की बनी हुई है, रेडिएशन बाहर की तरफ को निकल रही है, ठीक है कि नहीं, रेडिएशन बाहर को निकल रही है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये रेडिएशन जब बाहर को निकलते तो यहाँ का हाइड्रोजन जो है इसको गर्म कर देती है। हाइड्रोजन वैसे बाय द वे यहाँ पे प्लाज्मा स्टेट में मिलता है आपको, ठीक है जी, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस की स्टेट में मिलता है। ये गर्म होकर ऊपर की तरफ हो जाता है, और ठंडा, कंपैरेटिवली ठंडा हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल नीचे की तरफ को आता है, ठीक है जी। गर्म मॉलिक्यूल ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ ठंडा मॉलिक्यूल, ठीक है। पतीला देखा है, पतीले में कभी पानी गर्म किया है, किया कि नहीं किया, तो पानी जो है गर्म पानी तवे के एंड से या पतीले के एंड से ऊपर की तरफ को जाता है, और दूसरा नीचे की तरफ को, ठंडा पानी नीचे की तरफ को आता है। तो ये क्या बनते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम कन्वेक्शन बोलते हैं, ठीक है जी। दिस इज व्हाट टाइप ऑफ हीट ट्रांसमिशन, कन्वेक्शन। तो कितने तरह की होती है हीट ट्रांसमिशन, कितने तरह की होती है साइंस वाले, 3 तरह की होती है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, 3 प्रकार की होती है, ठीक है जी। तो नीचे रेडिएशन हो रहा है, ऊपर क्या हो रहा है,
कन्वेक्शन हो रहा है, ठीक है। फ्लूइड्स में जो हीट का ट्रांसफर होता है वो किस तरह होता है, कन्वेक्शन के थ्रू होता है, ठीक है कि नहीं, जैसे पानी है कन्वेक्शन के थ्रू होता है, ओके। एनीवेज, सो यहाँ पे जो है ये क्या इस तरह की जोन बनी हुई है, कन्वेक्टिव जोन, जहां पे नीचे से जो है हाइड्रोजन का प्लाज्मा, गर्म हाइड्रोजन है वो ऊपर की तरफ को आती है और ऊपर से कंपैरेटिवली ठंडी हाइड्रोजन नीचे की तरफ को जाती है, ठीक है। इसको हम लोग, ये जो जोन बनती है आपकी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज कन्वेक्टिव जोन, ओके। 3 जोन लगी पता अपने को, दे आर दी इनर जोन्स। अब ये देखो सरफेस के ऊपर आ जाते हैं, नेक्स्ट इज सरफेस के ऊपर क्या हो रहा है। सरफेस के ऊपर जो है आपकी पहली लेयर बनती है, ये आपकी ब्राइट येलो लेयर, कैन यू सी, ये जो आपकी ब्राइट येलो लेयर है, दिस इज द लेयर ऑफ फोटोस्फीयर, ठीक है जी। कौन सी लेयर है, फोटोस्फीयर की लेयर है। यहाँ पे जो नीचे से हाइड्रोजन आ रहा था गर्म होके, वो ऊपर की तरफ आता है और ब्राइट येलो बबल की तरह दिखता है आपको, ठीक है जी। तो इस तरह के बहुत सारे करोड़ों बबल्स जो हैं वो बाहर की तरफ को निकल रहे हैं और इस तरह से आपको ऐसे ग्रेन्स या ग्रैनुल्स दिखते हैं आपको सतह, सरफेस की सतह पर, अपना सन की सतह पे। इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, इन्हें दे आर नथिंग बट प्लाज्मा ग्रैन्युल्स, हाइड्रोजन के प्लाज्मा ग्रैन्युल्स हैं, नीचे से गरम गरम जो है ऊपर की तरफ को आते हैं और ये जो है ये आपकी ब्राइट येलो लेयर बनाते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फोटोस्फीयर बोलते हैं। अराउंड 1.5 मिलियन डिग्रीज का टेम्परेचर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, ओके। फोटोस्फीयर, फोटोस्फीयर इज अ वेरी ब्राइट येलो, इस तरह की बबलिंग ग्रैनुअल्स टाइप की लेयर होती है आपको, बट इसमें कई बार ऐसे डार्क पैच आपको देखने को मिलते हैं, बिल्कुल डार्क नहीं होते, मतलब कंपैरेटिवली बाकियों से जो है डल कलर के होते हैं। ये बिल्कुल येलो दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे जो कंपैरेटिवली डल कलर्स देखने को मिलेंगे, क्यों, बिकॉज यहाँ पे जो टेम्परेचर है इट इज समवेयर अराउंड 1500 डिग्री सेल्सियस कम होता है, ठीक है। तो वो शायद 1.5 मिलियन डिग्रीज होगा, ये होगा 1.400449999 इस टाइप का, जस्ट 1500 डिग्री जो है कम है, उसके कारण ये जो है कंपैरेटिवली ब्लैकिश कलर के आपको देखते हैं, ठीक है कि नहीं। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड एज सन स्पॉट्स। क्या बोलते हैं इनको, सन स्पॉट्स बोलते हैं, ठीक है कि नहीं। चांद में भी दाग है, सूरज में भी दाग है, ठीक है, बट सूरज में दाग देखने के लिए जो है आंखें नहीं देख सकती हैं, तो हम लोग टेलीस्कोप्स की मदद से ये सब चीजें देखते हैं, ठीक है कि नहीं। तो सूरज में दाग क्यों है भाई, सनस्पॉट्स क्यों है, क्यों है भाई, टेम्परेचर कम है। टेम्परेचर कम क्यों होता है यहाँ पे ऐसी जगहों में, इट इज बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक साइकिल्स, ठीक है जी। क्योंकि अंदर देखो, अंदर क्या हो रहा है, हैवियर मेटल्स बनेंगे ना, जब फ्यूजन हो रहा है हैवियर मेटल बन रहे हैं, आयरन निकल जैसे मेटल्स बन रहे होंगे, तो ये क्या लगते हैं, ये भी मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं, ठीक है। जब ये मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकलती है ऐसी जगहों से, तो ये मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये सनस्पॉट जो है वो बनते हैं, ठीक है। और क्या ये परमानेंटली फिक्स रहते हैं, आंसर इज नो, ये जो है कंटिन्यूसली चेंज होते रहते हैं। जो सन का साइकिल है, मैग्नेटिक साइकिल, हर 12 साल में चेंज होता रहता है और उसके हिसाब से सनस्पॉट जो है अपनी जो पोजीशन है वो चेंज करते रहते हैं। लगा पता इतना, हाँ जी, ओके, रिपोर्ट है इतने में, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। देखो कई बार क्या होता है, बहुत ज्यादा एनर्जी जो है वो रेडिएटिव जोन से ऊपर की तरफ को आती है, कोर से रेडिएटिव जोन, रेडिएटिव जोन से जो है देन फाइनली कन्वेक्टिव जोन, और बहुत ज्यादा एनर्जी जो है ऊपर की तरफ को आती है, इतनी ज्यादा होती है कि जब वो सतह पे पहुंचती है, कहां पे पहुंचेगी, फोटोस्फीयर पे, है ना। जब वो सतह पे पहुंचती है तो क्या होता है, बहुत जोर का जो है एक्सप्लोजन होता है, धमाके होते हैं और बहुत सारा प्लाज्मा जो है वो ऊपर की तरफ को उछाला जाता है, ठीक है जी। हाइड्रोजन प्लाज्मा जो है बहुत सारा ऊपर की तरफ को उछाला जाता है या उछला जाता है, और ये कई कई लेयर जो है कई कई मतलब सन के एटमॉस्फेयर में कई किलोमीटर ऊपर तक उछला चला जा सकता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज अ सोलर फ्लेयर, ठीक है जी, सोलर फ्लेयर बोलते हैं इसको, ठीक है। कई बार क्या होता है, ये फ्लेयर इतना बाहर निकल आता है कि ये जो है देन इवेंचुअली सन के एटमॉस्फेयर से बाहर निकल जाता है और ये रेडिएशन जो है ये देन थ्रू आउट दी एटमॉस्फेयर, थ्रू आउट आपके ब्रह्मांड में परमिएट करती हैं, ठीक है। बट कई बार क्या होता है, ये ऐसे ऊपर की तरफ उछलता है और ये सन के ग्रेविटेशन के अंदर आके फिर दोबारा जो है सन में गिर जाता है ये प्लाज्मा, ठीक है। तो इस तरह के जो आपको इस तरह के आपको ये प्रोमिनेंसेस दिखते हैं, इसे हम सोलर प्रोमिनेंस बोलते हैं। इस तरह के टंग्स टाइप जीभ से ऐसे बाहर निकलती है और देन उसके बाद दोबारा जो है एटमॉस्फेयर में चली जाती है, ठीक है। देयर कॉल्ड एज सोलर प्रोमिनेंस। जब भी इस तरह के बड़े धमाके होते हैं तो उससे क्या होता है, बहुत सारा क्या निकलते हैं, बहुत ज्यादा आपके जो है
चार्ज पार्टिकल्स निकलते हैं, रेडिएशंस निकलती हैं, और ये रेडिएशन जो है जब धरती तक पहुंचती हैं तो धरती में वैसे सच तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करती, बिकॉज हमारा मैग्नेटिक फील्ड इसको बचाने की कोशिश करता है, आगे बताऊंगा इसको बाद में। बट कई बार हमारे जो सैटेलाइट्स होते हैं या हमारे टेलीकम्युनिकेशन के जो उपकरण होते हैं सैटेलाइट्स के अंदर, वो जो है खराब हो जाते हैं। सुना कभी आपने कि भाई इस तरह के सोलर जो है इरप्शन से या सोलर जो है प्रोमिनेंसेस से इस तरह के सैटेलाइट्स हैं इनको कभी डैमेज हुआ हो? बड़ी बारी होता है, ठीक है, साल में 1-2 बारी वार्निंग्स आती है कि भाई इस साइड पे हो सकता है। ओके, एनीवेज आगे चलते हैं, ठीक है। इस हाँ, ये एक चीज मैंने आपको बताई, ये जो फ्लेयर्स निकलते हैं, ये फ्लेयर्स निकलते हैं जब ये कूल ऑफ होते हैं, और ये जो है क्या होता है, ये इस तरह के आयंस के फॉर्म में जो है थ्रू आउट एटमोस्फेयर में परवेड करते हैं। हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं सोलर विंड्स, ठीक है जी, सोलर विंड्स, सौर हवाएं। तो बेसिकली हवा नहीं होती, दे आर नथिंग बट आयंस, ठीक है जी, आयंस हैं। आयन जनरली कौन से होंगे, प्रोटॉन्स होंगे, प्रोटॉन्स, स्ट्रीम्स ऑफ प्रोटॉन जो कि एक सन क्या कर रहा है, इजेक्ट करता है, ठीक है कि नहीं, अंडरस्टूड। तो दिस इज फोटोस्फीयर। फोटोस्फीयर के ऊपर आ जाते हैं हम लोग, एक अगेन थोड़ी सी रेडिश कलर की आपको लेयर देखने में मिल रही है, दिस इज कॉल्ड एज क्रोमोस्फीयर। यहाँ पे क्या होता है, बहुत जो नीचे गर्म हाइड्रोजन है वो थोड़ी सी कूल ऑफ हो जाती है, ठंडी होने लग जाती है, और ठंडी होने के कारण जो है आपको यहाँ पे एक रेडिश ग्लो टाइप आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। ज्यादा ठंडी नहीं होती, 1 मिलियन डिग्री के आसपास फिर भी टेम्परेचर है, बट कंपैरेटिवली ठंडी है। दिस इज क्रोमोस्फीयर। ये नहीं दिखती तब तक जब तक आपको सोलर एक्लिप्स दिखे। सोलर एक्लिप्स के टाइम पे आपको ये लेयर दिखती है, नहीं तो आमतौर क्या होता है, फोटोस्फीयर इसको दबा देता है, क्योंकि नीचे से लाइट इतनी आ रही होती है, ठीक है जी। इसके ऊपर जो है एक बिल्कुल डार्क लेयर आपको देखने को मिलेगी, जो आप यहाँ पे देख भी नहीं सकते हो, बिल्कुल जो है इसके साथ में यहाँ पे एक डार्क लेयर है, दिस इज कॉल्ड एज कोरोना, ठीक है। ये नाम बड़ा सुना हमने पिछले 2-3 साल में, कोरोना, ठीक है जी। सो ये लेयर बेसिकली क्या है, इट इज द लेयर ऑफ चार्ज पार्टिकल, जो मैंने अभी दिखाया ना फ्लेयर से जो चार्ज पार्टिकल, ऐसे ही पूरी सन की सतह से आपको क्या है, इस तरह के चार्ज पार्टिकल्स थ्रू आउट निकलते हैं, और ये चार्ज पार्टिकल्स की यहाँ पे एक लेयर बनती है, दिस इज कॉल्ड एज कोरोना। और ये लेयर जो है इतनी ज्यादा गर्म होती है, दिस इज दी, अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं तो इट इज नॉट दी फोटोस्फीयर जो कि सबसे ज्यादा गर्म है, इट इज कोरोना। कोरोना में जो है इट इज वेरी वेरी हॉट, और इट इज क्यों होती है, बिकॉज ऑफ द चार्ज पार्टिकल जो यहाँ पे कंसंट्रेटेड है, ठीक है कि नहीं। चार्ज पार्टिकल के कारण करते ये जो लेयर है आपको गर्म दिखती है, ठीक है। इवेंचुअली चार्ज पार्टिकल बाहर की तरफ को निकलते हैं इन द फॉर्म ऑफ सोलर विंड्स। ये सब वो शब्द जो है आगे यूज होंगे, सोलर विंड्स हो गए, ठीक है जी, ये सारे हमें आगे यूज करूंगा जब मैं अर्थ के साथ इनका इंटरेक्शन दिखाऊंगा। अरोरास की बात करूंगा, अरोरा सुना है आपने किसी ने, अरोरास, ठीक है। देखिए ऐसे कभी रात की, ऐसे रात में किसी अपने सिनेमैटिक वीडियोस में देखा होगा, इस तरह के ब्लू ग्रीन से ऐसी लाइट्स चमक रही हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, ठीक है, दे आर कॉल्ड एज अरोरास, ठीक है कि नहीं। अरोरास, प्लीज रिपीट क्रोमोस्फियर। क्रोमोस्फियर भाई ये जो आप लेयर देख पा रहे हो, दिस लेयर अबव फोटोस्फियर, नीचे जो है फोटोस्फियर है, इसके ऊपर जो है आपकी क्रोमोस्फियर, ये लेयर जो है इट इज कंपैरेटिवली रेडिश इन कलर। क्यों, बिकॉज यहाँ पे जो है हाइड्रोजन के जो आयंस हैं दे स्टार्टेड कूलिंग ऑफ, हाइड्रोजन जो प्लाज्मा है वो कूल होने लग जाता है, कूल होने से टेम्परेचर थोड़ा ठंडा हो गया, इस करके ये आपको रेडिश कलर की है, ठीक है जी। दो दिखती नहीं है क्योंकि फोटोस्फियर छुपा देता है, उसकी लाइट छुपा देती है, ओके। सो ये अरोरास कैसे बनती है, अरोरास तब बनती है जब ये सोलर विंड जो है ये हमारी अर्थ पे आती हैं, और हमारी अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के अट्रैक्शन में ये किधर की तरफ जाती है, पोल्स की तरफ जाती हैं, और यहाँ पे हमारे एटमॉस्फेयर के साथ इंटरेक्ट जब करती हैं तो इस तरह की रेडिएशंस बनाती हैं, ठीक है, इन्हें हम अरोरास बोलते हैं। यहाँ पे नहीं बताऊंगा, जब अर्थ में एटमॉस्फेयर कर रहे होंगे तब अरोरास आराम से खुल के बात करेंगे, ठीक है। फिर मैं आपको वहां पे एक अरोरास के नीचे एक डीजे का शो भी होता है, वो भी बताऊंगा आपको कहाँ पे होता है। दिस इज अकर्स इन आइसलैंड, आइसलैंड में किया जाता है हर साल, ओके। एनीवेज कभी और बात करेंगे इसके ऊपर। ऑल ऑफ दीज थिंग्स आई हैव रिटन हियर, तो अगर आप जाके देखना चाहते तो बाद में देख लेना, ठीक है। तो ये देखो पूरे टोटल सोलर एक्लिप्स के टाइम पे आप यहाँ पे जो है ये कोरोना की लेयर देख पाओगे, ठीक है जी। इफ आई होप यू कैन सी इट। ये देखो, ये है आपका सोलर प्रोमिनेंस, इस तरह के जो है मैसिव रिजेक्शंस होते हैं, और इस तरह से आपको देखने को मिलते हैं। फिर आते हैं हम लोग अभी प्लैनेट्स के ऊपर, ठीक है। प्लैनेट्स के ऊपर वैसे मेजोरली हमने बात कर ली है, बट स्टिल थोड़ी सी बात और करनी जरूरी है, तो वो हम लोग कर लेते हैं, ओके। सबसे पहले प्लैनेट्स की बात करें भाई, हमारे पास कितने प्लैनेट्स हैं,
मैंने बताया आपको टोटल जो है हमारे पास 8 प्लैनेट्स हैं, ठीक है जी। अब ये कौन डिसाइड करता है कौन सा प्लैनेट है कौन सा प्लैनेट नहीं है? तो हम लोगों ने बेसिकली एक इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन बना रखी है, और ये जो है टाइम दर टाइम मिलती रहती है, और ये डिसाइड करती है क्राइटेरिया कि कौन सी जो प्लैनेट है उसको हम लोग प्लैनेट का दर्जा देंगे, कौन से को हम लोग जो है वो हमको प्लैनेट का दर्जा नहीं देंगे, ठीक है जी। तो ये लास्ट जो है 2006 में मिले थे। 2006 में जो है इन्होंने कुछ बेसिकली क्राइटेरिया रखे थे कि ये क्राइटेरिया फुलफिल होने चाहिए किसी भी सेलेस्टियल बॉडी को या किसी भी सोलर सिस्टम बॉडी को एज अ प्लैनेट कैटेगराइज करने के लिए, ठीक है जी। सो प्लैनेट कैटेगराइज करने के लिए क्या है, बेसिकली ये 3 कंडीशन जो है फुलफिल होनी चाहिए। पहली कंडीशन क्या है, इट शुड बी ऑर्बिटिंग अराउंड द सन। ऑब्वियसली अगर सन के आसपास ऑर्बिट नहीं करेगा तो हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट ही नहीं, ठीक है कि नहीं, तो सब बढ़िया है। सेकेंड इज इट शुड बी नियरली स्फेरिकल इन शेप। लेमन लैंग्वेज में इट शुड बी नियरली स्फेरिकल इन शेप, और इट शुड हैव एन हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। एक ब्रॉड जो है हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम इसने अचीव कर लिया हो। हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम मींस कि ये मिनिमम सरफेस एरिया रखे विच इज मोर सो स्फेरिकल ऑफ शेप। स्फीयर क्यों होता है, स्फीयर इज बिकॉज इट हैज मिनिमल सरफेस एरिया, ठीक है जी। सो हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम तभी बनेगा जब इट इज नियरली स्फेरिकल इन शेप, स्फीयर है, ठीक है जी। तीसरा कि इसने जो अपनी ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट को जो है क्लियर कर दिया हो अपने इसने नेबरहुड में जो भी बड़े प्लैनेट्स हैं, प्लैनेटिज्मल छोटे मोटे रॉक्स पत्थर कंकड़ जो भी है, उससे इसने जो है साफ कर दिया, ऑलमोस्ट क्लियर कर दिया हो, ठीक है कि नहीं। अगर ये तीन समझ में आई तीनों कंडीशन, पहली शुड बी ऑर्बिटिंग अराउंड द सन, सेकंड शुड बी नियरली स्फेरिकल इन शेप, थर्ड शुड बी क्लियरिंग इट्स ऑर्बिट, अपनी ऑर्बिट जो है वो क्लियर कर चुकी हो, ठीक है जी। जब ये तीनों कंडीशन फुलफिल होती हैं तो हम लोग किसी बॉडी को क्या बोल देते हैं, एज अ प्लैनेट बोल देते हैं। अर्थ की देखो, अर्थ हमारे नेबरहुड में मिलता है कोई ऐसा रॉक डेब्री कुछ मिलती है, ऐसी बड़े बड़े पत्थर मिलते हैं, अगर होते तो हम लोग एग्जिस्ट ना कर रहे होते, हमारे ऊपर गिर चुके होते ना अब तक, ठीक है जी। तो हम लोगों का नेबरहुड भी क्लियर है, नियरली स्फेरिकल इन शेप है, और ऑर्बिट कर रही है सन के आसपास में। अगर जब ये लास्ट कंडीशन फुलफिल ना हो रही हो, जब ये लास्ट कंडीशन फुलफिल ना हो रही है मींस इसके ऑर्बिट में अभी भी बहुत सारी इस तरह की बॉडीज हैं जो कि यहाँ पे मौजूद हैं, तो हम लोग इसको क्या बोल देते हैं, जनरली इसको हम लोग ड्वार्फ प्लैनेट बोल देते हैं, क्योंकि रिवॉल्व कर रहा है, नियरली बड़ा है, हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम इसने डाल रखा है, बट अपने ऑर्बिट को अभी इसने क्लियर नहीं किया, अपने नेबरहुड को क्लियर नहीं किया हुआ। समझ रहे ड्वार्फ प्लैनेट क्या है? तभी जो हम लोग एस्ट्रॉइड बेल्ट में सीरीज देखते हैं, सीरीज बहुत बड़ा है, 950 किलोमीटर के डायमीटर का एक बहुत बड़ा ड्वार्फ प्लैनेट है। अगर वो अपने नेबरहुड को क्लियर कर चुका होता तो प्लैनेट बन चुका होता, चौथा प्लैनेट, पांचवा प्लैनेट हमारा वो ना था, सीरीज बोल देते उसको हम, ठीक है जी। सिमिलरली हमारे जो नेपट्टून के आगे प्लूटो है, प्लूटो ने भी अपनी नेबरहुड जो है क्लियर नहीं करी हुई, तो इस करके उसको भी हमने ड्वार्फ प्लैनेट का टैग दे रखा है, ठीक है जी। अगर दूसरी कंडीशन भी फुलफिल नहीं हो रही है, ठीक है जी, दैट मींस ये इतना बड़ा नहीं है कि नियरली हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम डाल सके, इतना बड़ा ये नहीं है, तो जो है क्या होगा, यहां पे यू विल फाइंड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन चीजों को हम लोग बोलते हैं स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडीज, ठीक है जी, स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडीज। लगा पता? जैसे कि एग्जांपल स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडीज का, जैसे कि कॉमेट्स, धूमकेतु, ठीक है जी, या एस्ट्रॉइड्स, या मीटियर्स, ठीक है जी। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, दे आर नॉट कॉल्ड एज प्लैनेट्स और ड्वार्फ प्लैनेट्स, दे आर जस्ट स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडी। लगा पता इतना? तो ये जो है इसके क्या है, बेसिकली टेनेट्स हैं। टोटल जो हमारे पास 5 ड्वार्फ प्लैनेट हैं, प्लूटो, सिरिस, एरेस, मेकमेक एंड हमुआ। मेकमेक हमुआ हम लोगों ने जो है 2004 में बना डाले थे, बाकी 3 हमने 2006 में बनाए थे, ठीक है जी। सबसे बड़ा ड्वार्फ प्लैनेट कौन सा हमारा, वो है हमारा प्लूटो, ड्वार्फ प्लैनेट सबसे बड़ा। सेकंड इज एरेस, ये कहां पे मिलता है आपको, बाहर के ऊपर बेल्ट में मिलता है, ओ नेपट्टून के पीछे, ठीक है जी। एंड सिरिस तीसरा है, ये कहां पे मिलता है आपको, ये मिलता है एस्ट्रॉइड बेल्ट में, ओके। बेसिक सिस्टम्स। तो
प्लैनेट्स को मैंने आपको बता दिया, दो ग्रुप में बांटते हैं हम लोग, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, दे आर कॉल्ड एज टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। रॉकी प्लैनेट्स बोल देते हैं इनको हम लोग, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स बोल देते हैं, हाई डेंसिटी प्लैनेट्स बोल देते हैं हम लोग, ऑल ऑफ देम आर सेम, ठीक है जी। नीचे के 4 प्लैनेट्स को हम लोग जोवियन, जोवियन का मतलब कुछ नहीं होता, गैस होता है, मतलब दैट मींस गैस प्लैनेट्स हैं, दे आर गैस जायंट्स। ओके, अंडरस्टूड। ये जो है आपके प्लैनेट्स हैं। सबसे पहले देखते हैं मरकरी, फटाफट से, फैक्ट बेस्ड है, इसमें कुछ नहीं है बताने वाला, वैसे ही सुन लो, आपके पास नोट्स पड़े हुए हैं उससे देख लेना। मरकरी रोटेशन सबसे छोटी, सबसे जल्दी रोटेट कर लेता है। रेवोल्यूशन भी जो है इट इज कंपैरेटिवली सॉरी, रोटेशन जो है अराउंड 58 डेज का है, रेवोल्यूशन जो है 88 डेज का है। मैक्सिमम डाईयूरनल टेम्परेचर मिलता है। व्हाट डू यू मीन बाय डाईयूरनल टेम्परेचर? बताओ भाई, कोई डाईयूरनल टेम्परेचर का मतलब क्या होता है? बेसिकली डे और नाइट के बीच में फर्क। यहाँ पे दिन और रात कितने का होगा? दिन कितने घंटे का होगा, रात कितने घंटे का होगा? अगर आप मान लीजिए मरकरी पे हैं तो दिन कितने दिन की, कितने घंटे की होगी, कितने दिन की होगी, और रात कितने दिन की होगी? कितनी? 3.30 दिन की, 30.6 दिन की, ठीक है जी। 30.6 तो नहीं होगी, इसका डिवाइड बाय 2 कर लो, 58.6 का डिवाइड बाय 2 कर लो। आधा दिन होगा, आधी रात होगी ना। अरे 24 घंटे हमारे को रोटेट करने में लगते, तो दिन कितने का होता है? 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात, एवरेज है ना। तो 29 दिन का जो है दिन है, 29 दिन की ही जो है रात है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो दिन और रात के बीच में फर्क बहुत ज्यादा है, क्योंकि सन के बिल्कुल पास में है। 29 दिन बिल्कुल एंड सामने, बारबेक्यू के सामने खड़ा है बिल्कुल एंड, गर्मी पूरी चली हुई है। टेम्परेचर कैन रीच अप टू 420 डिग्री सेल्सियस, 426 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है टेम्परेचर, बंदा फ्राई हो जाएगा, ठीक है जी। एंड जब रात होती है तो टेम्परेचर ड्रॉप सो मच, क्योंकि हीट जो है वो ट्रैप नहीं रह सकती यहाँ पे, क्योंकि एटमोस्फेयर ही नहीं है। तो रात में टेम्परेचर कैन रीच -180 डिग्री सेल्सियस, तो बहुत बुरे हालत है। तो ये बिल्कुल बैरन प्लेनेट है, कोई एटमोस्फेयर नहीं है। क्यों एटमोस्फेयर नहीं है यहाँ पे? क्यों एटमोस्फेयर नहीं है यहाँ पे? बिकॉज सोलर विंड जो है इतनी ज्यादा है यहाँ पे, इतनी ज्यादा एक्सट्रीम इंटेंसिटी पे पड़ती है इसके ऊपर, कि कोई भी एटमोस्फेयर जो है यहाँ पे होल्ड करके नहीं रखा जा सकता। ओके, तो पहला, नो सैटेलाइट्स, नो एटमोस्फियर। सेकेंड इज वीनस, अर्थ का ट्विन भी बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक है जी। मॉर्निंग इवनिंग स्टार भी बोलते हैं, क्योंकि चांद के बाद जो है ये सबसे बड़ी चीज हमको दिख रही होती है, ठीक है। मॉर्निंग इवनिंग स्टार बोल देते हैं। ब्राइटेस्ट भी दिखता है सन और मून के बाद, क्यों? बिकॉज इसका रिफ्लेक्टिंग पावर बहुत बढ़िया है, इसको हम एल्बेडो बोलते हैं। एल्बेडो मीन्स प्लेनेट का रिफ्लेक्टिंग पावर, कितना सनलाइट वो रिफ्लेक्ट कर सकता है, एल्बेडो, ठीक है जी। इसके अलावा ये जो है अर्थ के क्लोजेस्ट है, और अर्थ का बहुत आइडेंटिकल भी है, ठीक है, ऑलमोस्ट सिमिलर साइज का भी है। बट प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि हम लोग क्यों इसको दूसरा घर नहीं बनाना चाहते? हम मार्स की तरफ क्यों देख रहे हैं, हम लोग इसकी तरफ क्यों नहीं देख रहे? बिकॉज यहाँ पे जो है पैर रखना बहुत ही मुश्किल है, नामुमकिन है बिल्कुल पैर रखना। क्यों? बिकॉज इस के पास एटमॉस्फेयर है, और ये एटमॉस्फेयर जो है किसका बना हुआ है? ये कार्बन डाइऑक्साइड का और सल्फ्यूरिक एसिड का बना हुआ है। इसके कारण इसकी ट्रैपिंग की क्षमता, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट की क्षमता है, वो बहुत ही ज्यादा है। ये इतनी हीट ट्रैप कर लेता है कि यहाँ पे औसतन एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर 460 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है, ठीक है कि नहीं। तो जब तक हम कोई कुछ लेके भेजेंगे यहाँ पे, वो पहले ही मेल्ट कर जाएगा 400-500 डिग्री में। अगर पहुंच भी गई नीचे सतह में तो हम उसे खोल नहीं सकते, हम बाहर निकल नहीं सकते, बिकॉज मेल्ट कर जाएंगे, पिघल जाएंगे, जैसे आइसक्रीम पिघलती है यहाँ पे, ठीक है, ऐसे पिघल जाएंगे लिटरली। तो बेसिकली इस करके अपन लोग यहाँ पे नहीं जाना चाहते। प्लस इट इज ऑल्सो रोटेटिंग इन दी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज होने के कारण क्या है, इसका रोटेशन रेवोल्यूशन ऑलमोस्ट सेम हो गया, स्लोएस्ट रोटेशन है, 257 दिन लेता है वही काम करने के लिए जो कि धरती 24 घंटे लेती है, ठीक है कि नहीं। तो एक दिन कितने का हो गया? ऑलमोस्ट 126 दिनों का एक ही दिन हो गया, ठीक है कि नहीं। और एक दिन फिर 126 दिनों का एक दिन, और 126 का ही एक रात होगी, ठीक है, दिन रात है ना। रेवोल्यूशन जो है वो ज्यादा इजी है, मतलब एक साल पहले हो जाएगा एक दिन से, समझ रहे हो बात को। तो इस तरह का यूनिक फीचर है, तभी हमने कहा हटाओ इसको। मार्स हमारा नेक्स्ट होम है, नेक्स्ट होम क्या है, होम बन गया है। ओके, सो मार्स जो है ऑल्सो कॉल्ड एज द रेड प्लैनेट,
लाल प्लेनेट भी बोलते हैं बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ आयरन ऑक्साइड। इसके सतह पे बहुत देखने को मिलता है आपको, और यहाँ पे भी वादियां देखने को मिलती हैं, माउंटेन्स देखने को मिलते हैं, प्लेट्यूज देखने को मिलते हैं, प्लेन्स देखने को मिलती हैं, खाई देखने को मिलती हैं। जो चीज हमें देखनी है वो नहीं देखने को मिलती, वो है पानी। पर हमें पता चला है कि भाई इसके पोल्स में आपको जो है आइस कैप्स देखने को मिलते हैं। तो जब गर्म दिन आते हैं यहाँ पे, मीन्स विंटर समर्स आते हैं यहाँ पे, तो इन आइस कैप से पानी निकलता है। तो सब कुछ है यहाँ पे, ठीक है कि नहीं। और ये प्लेनेट जो है हमारा क्या है, नेक्स्ट जो है होम होने वाला है। प्लॉट बिक रहे हैं वैसे मार्स में, अगर किसी ने लेने हो तो, ठीक है कि नहीं। अभी बस अखबार में आना वाला, प्लॉट बिक जाएंगे मार्स में, तो देख लेना। अब सबसे बड़ी बात है, रोटेशन भी बिल्कुल सेम है, ठीक है जी। इंक्लिनेशन भी ऑलमोस्ट सेम है, 23.5 डिग्री के आसपास का इंक्लिनेशन है। तो मतलब ये सीजन भी देखता है, ठीक है। यहाँ पे सीजन होते हैं प्रॉपर, बात करेंगे आगे, जरा थोड़ा आगे आएंगे तो सीजन के बारे में बात करूंगा। रेवोल्यूशन जो है वो 650 दिनों का है, क्योंकि दूर है सन से, ठीक है। तो यहाँ पे एक साल जो है वो 650 दिन का है। तो हर चीज आप एक्सटेंडेड जो है वो ऑब्जर्व कर पाओगे। जब बिल्कुल गर्मियां पड़ेंगी तो मजेदार गर्मियां, सर्दियां पड़ेंगी तो जब तक तंग नहीं हो जाओगे सर्दियों से, तब तक सर्दियां पड़ेंगी, ठीक है। ऑलमोस्ट एक साल की सर्दी, एक साल की गर्मी, एक साल की ऑटम, एक साल की विंटर्स, है ना, बिल्कुल ऐसे एक साल वाला काम होगा। एटमॉस्फेयर जो है मेजॉरिटी नाइट्रोजन का बना हुआ, आर्गन का बना हुआ, जो हमारे पे भी मिलता है। कार्बन डाइऑक्साइड भी है थोड़ी सी, तो अपने को बढ़िया है। सिमिलर तरह का एटमॉस्फेयर भी है यहाँ पे, ठीक है कि नहीं। सब कुछ मिलता है यहाँ पे देखने के। और दो दो चांद मिलेंगे, बड़े बाप रे। एक चांद से देखो कितनी कविताएं बनती हैं, वहां पे दो दो है अपने पास, एक डूबा दूसरा आया हुआ टाइप, ठीक है जी। सो कवियों के लिए तो जो है जन्नत है, मतलब बैठ के एक चांद के ऊपर लिखा कि तेरे इससे ऐसे ऐसे हो जाता है, जब तक वो डूबा तब तक दूसरा बाहर आ गया, है कि नहीं। एनीवेज, तो हम लोगों ने क्या किया है भाई, हाँ, करंट अफेयर्स में पिछले साल था, हम लोगों ने पहला जो है व्यक्ति भी उतार दिया है मार्स के अंदर, ठीक है जी। सो इसका पता है किसी को, नहीं पता किसी को, मूवी है कोई ये, ठीक है, चलो शुक्र है, ठीक है। सो ये बेसिकली मूवी है, मैट डीमन है ये, और इनकी एक मूवी है कॉल्ड एज मार्शियन, ठीक है। पिछले बैच में मैंने जोक मारा था ना, तो वो लिखने लग गए थे मैट डीमन पहला व्यक्ति जिन्हें हमने मार्स में उतार दिया, ठीक है। तो तुमने जोक पहले ही पकड़ लिया, मतलब ये जो जनरेशन, ये जो बैच आया हुआ है कंपैरेटिवली मूवी शूवी देख लेता है, ठीक है। सो ये भाई जो है वहां पे अराउंड 200 कुछ दिन रह के आया था, और आके जो है बोलता बहुत बढ़िया है, यहाँ पे रह सकते हैं, ठीक है। तो मूवीज मार्शियन जाके देखनी है, अच्छी मूवी है। सो यू विल नो समथिंग अबाउट मार्स, एंड यू विल ऑल्सो नो अबाउट मार्शियन, सॉरी, ये मैट डीमन के एक्टिंग स्किल्स का भी थोड़ा पता चलेगा, ओके। हिंदी मूवीज की रिकमेंडेशन ज्यादा नहीं करते हम लोग, मोस्टली थोड़ी सी ये वाली मूवीज की रिकमेंडेशन चलेगी, ठीक है। एनीवेज, अब तक जो है ओवरऑल लाइक 8 से 9 फंक्शनल एयरक्राफ्ट यहाँ पे चल रहे हैं, जैसे कि मार्स रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर है, ठीक है जी। और उसके बाद मेवन है, ये दोनों जो है नासा के हैं। मार्स ऑर्बिटर मिशन ये अपना है बॉस, मॉम, है ना, हमने बड़ा प्रचार किया था इसका। देखो हम बोलते हैं ना, कोई गाड़ी खरीदते हो कितना देती है, तो सेम चीज देखो भाई, हम लोगों ने सम 400 करोड़ पे इसको 7 लाख किलोमीटर जो है फेंक दिया दूर, माइलेज गिनते रहो था, ठीक है। सो अच्छी माइलेज दे रहे थे हम लोग यहाँ पे। मॉम ये हमारा मिशन है भाई। एक्सो मास ट्रेस और गैस ऑर्बिटर, ये भी, ये हमारा नहीं है बॉस, ये आई गेस यूरोपियन यूनियन का है। तो रोवर अपॉर्चुनिटी, रोवर जो हमने अपॉर्चुनिटी यहाँ पे उतारा हुआ है, क्यूरियोसिटी हम लोगों ने यहाँ पे बेसिकली लैंडर उतारा हुआ है। तो ये सारे जो है उसके हैं, नासा के हैं। हाँ, तो 2022 कर दो उसको, उसमें कुछ नहीं था, मैंने आज विकिपीडिया में देखा तो उसमें कुछ नया नहीं था, तो मैंने यहाँ से 19 से 22 कर दिया, ठीक है। 22 कर दो बस, कुछ नया मिशन ऐड होगा। लिखो यहाँ पे, छोटा सा नोट लिखो यहाँ पे, लिखो ऐड न्यू मिशंस जो मार्स में हो रखे हैं, वो ऐड करोगे यहाँ पे आप। वैसे मिलेंगे नहीं आपको, बट चलो इसी बहाने आप 4-5 मिशंस देखोगे तो, ठीक है। और एक छोटा सा आप नोट मॉम के ऊपर भी बनाओगे, ठीक है जी। मार्स ऑर्बिटर मिशन वाली मॉम, इनके ऊपर जो है आप 50 वर्ड पे लिखोगे कि भारत ने क्या किया, कैसे उड़ाया, कौन से लॉन्च व्हीकल में उड़ाया था, और इसका कब पहुंचा था, क्या काम किया था इसने, और क्या काम कर रहा है, ठीक है। अभी जो है बोइंग और स्पेसएक्स जैसी कंपनियां बोल रही हैं कि हम लोगों को बस थोड़ा टाइम दे दो, कह रहा 2024 तक, 2025 तक हम लोग यहाँ पे इंसान उतार देंगे और यहाँ पे पहली कॉलोनी बनानी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है जी। कौन बोल रहे थे हमारे वो भाई साहब, हाँ, एलोन मस्क,
ठीक है जी। सो ये मस्क भाई साहब बोल रहे हैं कि बस रुक जाओ, 2024 तक पहला व्यक्ति उतार देना है, 30 तक हमने स्टारशिप उतार देनी है, और यहाँ पे हम लोगों ने इंसान बसा देने हैं। ठीक है कि नहीं, फिर प्लॉट काट लेंगे, 5-5 10-10 मरले के प्लॉट रख लेंगे हम अपने पास। ओके, सो ये जो है, उसके बाद गैस जाइंट्स है आपके। गैस जाइंट इज जुपिटर, बड़ा रखना है प्लॉट, कनाल का रख लो प्लॉट तुम, ठीक है। चलो जुपिटर के ऊपर आते हैं। जुपिटर इज अ गैस जायंट, ठीक है जी। इसकी बेचारी की किस्मत खराब थी, इसने तैयारी तो करी थी, पेपर नहीं क्लियर हुआ इसका, तो पेपर दिया था इसने स्टार बनने का, सन बनने का, कह रहा मैं सितारा हूँ। ठीक है, सब कुछ था इसके पास तारा बनने के लिए, किस्मत नहीं थी तो तारा नहीं बन पाया, प्लेनेट बन के रह गया। ठीक है, इवेंचुअली इट हैड एवरीथिंग, इट हैड ह्यूज हाइड्रोजन एंड हीलियम रिजर्व्स, बहुत सारा हाइड्रोजन हीलियम का रिजर्व था, गुड इनफ मास, बहुत बड़ा मास भी था कि ये कंसेंट्रेट करके स्टार बन जाए, बट किस्मत नहीं थी अच्छी कि स्टार नहीं बन पाया। अगर कि स्टार बन जाता तो हम लोग एक बाइनरी स्टार सिस्टम में होते, जहां पे एक बड़ा स्टार होना था, एक छोटा स्टार होना था, हम लोग बीच में जैसे वो तंदूरी में डाल देते ना, या बारबेक्यू कभी देखा होगा आपने, देखा कभी बारबेक्यू, वो ऐसे घूम रहा होता है बीच में, चिकन ऐसे घूम रहा होता है और सारी जगह आग लगी होती है, तो ऐसा काम हमारे साथ होना था। ठीक है, तो अच्छा है ये बेचारा फेल हो गया। तो इट हम इसे कई बार बोलते हैं, इट वाज हाफ वे टू बिकम अ स्टार। ठीक है जी, हाफ वे टू बिकम अ स्टार मींस आधे में रह गया, टाइम तो हो गया था, स्टार बन सकता था बट बना नहीं। ठीक है, अगेन इट गिव्स मोर हीट देन व्हाट इट रिसीव्स फ्रॉम द सन, जितना सूरज से हीट लेता है, अंदर में इतनी गर्मी है, इंटरनल हीट जो है बहुत ज्यादा रेडिएट करता है ये। ठीक है जी, इतनी ज्यादा हीट निकल रही है इसके अंदर से कि यहाँ पे, और मोस्ट ऑफ जो इसका एटमोस्फेयर बना है किसका, गैसेस का बना हुआ है। कौन सी गैसेस है यहाँ पे, हाइड्रोजन है, हीलियम है, अमोनिया है, मीथेन है, इस तरह की गैसेस आपको देखने को मिलती हैं। अंदर से हीट निकल रही है और गैसेस का एटमॉस्फेयर है, तो यहाँ पे बड़े बड़े आपको चक्रवात देखने को मिलेंगे। चक्रवात क्या होते हैं, साइक्लोन्स। ठीक है जी, ह्यूज साइक्लोन्स आपको यहाँ पे विटनेस होते हैं। कितने ह्यूज, अभी मैं आपको दिखाऊंगा पीछे, एक ग्रेट रेड स्पॉट भी है यहाँ पे। ठीक है जी, ग्रेट रेड स्पॉट है, और ये जो है सम 16वीं सदी से जो है ये साइक्लोन यहाँ पे चल रहा है, नीचे सम 22 डिग्री साउथ की साइड में, और इतना बड़ा है कि धरती की अगर हम 2 धरतियां भी फेंक दे इसके अंदर तो भी समा जाएंगी। It is so big that 2.5 times the earth can be engulfed inside it. अंदर फेंक सकते हैं, गायब कर सकते हैं। ऐसे ही इक्वेट पोल्स में भी इसके बहुत ज्यादा इस तरह के बड़े बड़े स्टॉर्म चल रहे हैं, बात करेंगे अभी। चलो एनीवेज, फास्टेस्ट रोटेशन है, बहुत ज्यादा बड़ी रेवोल्यूशन है, 12 घंटे लग जाते हैं। इतनी ज्यादा ग्रेविटेशन है कि इसने 69 सैटेलाइट जो अपने पास खींच के रखे हुए हैं। ठीक है, जिसमें से आयो, यूरोपा, गायनामेड एंड कैलिस्टो, ये 4 जो है सैटेलाइट फेमस है, क्यों, बिकॉज दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज गैलीलियन मून्स। याद करो, मैंने गैलीलियो की बात करी थी, उसने जुपिटर में मून्स देखे थे 4, वो ये 4 मून्स थे, आयो, यूरोपा, गायनामेड एंड कैलिस्टो। ठीक है कि नहीं, तो ऐसा नहीं कि जुपिटर ने हमारा बुरा ही चाहा, भला भी चाहा थोड़ा सा, है ना। एनीवेज, तो यूरोपा जो है, इट इज अगेन वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग मून है हम लोगों का, या जुपिटर का। इसके अंदर जो है ऊपर की परत जो है वो बर्फ की बनी हुई है, आइस की, और नीचे जो है माना जाता है कि इसमें क्या है, ओशियंस हैं, पानी की, H2O के। ठीक है, तो बेहिसाब पानी है इस प्लेनेट पे। तो अगर हम लोग कभी वैसे इस बर्फ को पेनिट्रेट करके नीचे नहीं पहुंच पाए, हमने तो ऊपर से जो है इमेजिनेशन, ऊपर से जो है बेसिकली हम लोगों ने ऑब्जर्वेशन करी है। हमने यहाँ एयरक्राफ्ट छोड़े थे कॉल्ड एज जूनो, मार्स का जो है उसरी नासा का न्यू होराइजन्स मिशन था, जिसमें ये लोग जो है ये टेरेस्ट्रियल प्लेनेट के बाहर जाके एक्सप्लोर करना चाहते थे कि प्लैनेट्स में है क्या, उनके सैटेलाइट्स में है क्या। तो ऐसा ही एक हमने प्रोब भेजा था कॉल्ड एज जूनो। ठीक है नहीं, तो ये जूनो ने जो है पहले जो है थोड़ा देर जुपिटर की चक्कर परिक्रमा करी, वहां देखता रहा, फिर ये इसके आसपास के मून्स में चला गया। यूरोपा में इसने क्या देखा, पानी देखा। ठीक है कि नहीं, तो इस तरह के स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन करे हैं हम लोगों ने। डन। एनीवेज, तो ये न्यू होराइजन एयरक्राफ्ट है, इसमें बहुत सारे हमने भेजे हैं, पायनियर, वॉयेजर, इस तरह के बहुत सारे एयरक्राफ्ट हमने देखे हैं। लेटेस्ट हमने जो है यहाँ पे जूनो भेजा था, अभी भी जूनो जो है वहीं पे है, चक्कर लगा रहा है, कुछ नई एक्टिविटी होती है तो जुपिटर की जो है वो भेजता रहता है। 4-5 दिन पहले जूनो ने जो है एक फोटो भेजी है, वो है ये फोटो। ठीक है जी, उसने दिखाया है कि पोल्स की तरफ को जो है इस तरह के 5 या 6 चक्रवात जो है ऐसे बने हुए हैं, और ये एक बड़े चक्रवात के आसपास में घूम रहे हैं, साइक्लोन। ठीक है नहीं, अभी जब हम अपने उसमें पढ़ेंगे कि साइक्लोन कैसे बनते हैं, साइक्लोन कब बनते हैं, जब नीचे से हीट निकलती है, पानी से हीट निकलती है, तब जो है चक्रवात बनते हैं पानी के अंदर।
यहाँ पे क्या है, नीचे से इतनी हीट निकल रही है और सारा सारा एटमॉस्फेयर गैस का बना हुआ है कि यहाँ पे क्या बन जाते हैं, साइक्लोन्स बन जाते हैं, और बहुत बड़े जाइगेंटिक साइक्लोन्स बनते हैं, और 100 200 400 500 साल तक जो है चलते रहते हैं, ठीक है कि नहीं। तो ऐसे ही 5 कुछ साइक्लोन जो है इन्होंने अभी आइसोलेट किए हैं, नॉर्थ पोल है साउथ पोल है ये मुझे नहीं पता, बट करे हैं। सिमिलरली आप देख सकते हो कि ये एक स्पॉट है, यहाँ पे स्पॉट तो नहीं है, दिस इज कॉल्ड एज ग्रेट रेड स्पॉट, अभी आएगा घूम के, तो ये देखो ये आ गया ग्रेट रेड स्पॉट। ये जो है सम 22 डिग्री साउथ में चल रहा है, और ये पिछले 500 सालों से चल रहा है, 500 ईयर्स, और इट इज 2.5 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ, इतना बड़ा है, ठीक है जी। पर इस तरह के साइक्लोन चलते रहते हैं यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं, अपने को इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। आगे आ जाओ, सैटर्न, नेम्ड आफ्टर द रोमन गॉड सैटर्न, सेकंड लार्जेस्ट प्लेनेट है हमारा, 10 घंटे की रोटेशन है, 29 घंटे का रेवोल्यूशन है, 29 साल का, सॉरी 29 साल, एक धरती का एक साल यहाँ पे 29 साल के बराबर है यहाँ पे, ठीक है जी। पेल येलो कलर का है बिकॉज ऑफ अमोनिया, बहुत ज्यादा अमोनिया इसके जो है एटमॉस्फेयर में मिलता है आपको, तो थोड़ा सा पेल येलोइश दिखता है। लीस्ट डेंसिटी का प्लेनेट है, मींस गैसियस प्लेनेट है, और यूनिक रिंग्स देखने में मिलती हैं, 3 यूनिक रिंग्स देखने को मिलती है आपको, और ओवरऑल जो है 7 रिंग्स है ये, मेड अप ऑफ आइस पार्टिकल्स, डस्ट, गैस, डेब्रिज जो इसने कलेक्ट कर रखी है। सम 82 कुछ सैटेलाइट है इसका, जिसमें टाइटन जो है इसका सबसे बड़ा सैटेलाइट है, ठीक है जी, टाइटन है। इसके अलावा और बहुत सारे हैं, जैसे कि इनक्लाइडस, टाइटन के साथ एक और इंपॉर्टेंट, दिस इज एनक्लाइडस, इसमें जो है, इसमें भी हम लोगों को जो है ओशन मिला है, वाटर का, पानी का ही बना हुआ है सारा प्लेनेट है, मतलब प्लेनेट नहीं बना हुआ, इसके ऊपर पानी बहुत है बेसिकली, आईसी प्लेनेट है टाइटन और यूरोपा, ठीक है जी। एक मूवी आई थी कॉल्ड एज एवतार, देखी किसी ने, अवतार या एवतार, तो एवतार ये जो टाइटन में दिखाया हुआ ना कि ये टाइटन के ऊपर जा रखे हैं, तो इसके लिए ठीक है, पर वो मूवी मत देखना, बहुत रिकमेंडेशन होंगे, 2 कर दिए हमने आज के लिए, ओके। चलो, सो कैसिनी ह्यूगन्स जो है ये हम लोगों ने इस पे एयरक्राफ्ट भेजा था, इसके ऊपर यूपीएससी में क्वेश्चन भी आ गया था 2019 में, कैसिनी ह्यूगन्स का इंपॉर्टेंस बता दो भाई, ये पूछा था उन्होंने, ठीक है जी। सो कैसिनी ह्यूगन्स जो है वो हम लोगों ने भेजा था यहाँ पे, इसने 4-5 साल सैटर्न की परिक्रमा करी, 4-5 साल नहीं, ज्यादा ही साल, और इसके जो मून्स हैं उनको एक्सप्लोर किया, उसके बाद जब इसका लाइफ स्पैन खत्म हो गया, सर्विसिंग खत्म होगी इसकी, तो इसको हमने चुपचाप सैटर्न में गिरा दिया था, ठीक है जी। सो 2019 में हमने इसे गिराया था, तो बड़े बड़े अखबार के आर्टिकल्स में हमने देखा था कि कैसिनी ह्यूगन्स की जो है मौत, उसकी मौत ने हमें क्या कुछ दिया, ऐसे जो है आर्टिकल्स आ रहे थे, तो भावुक हो गए किसी यूपीएससी एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन वहां पे पूछ लिया था, ठीक है जी। तो आपको जो है किसी यूपीएससी एग्जामिनर अगर भावुक हो जाए तो आपके लिए नुकसान हो सकता है, ओके। सो ये कुछ जो है एक मॉन्टेज है, ये नासा की जो केप केप कैवेरल जगह है जहाँ पे ये लोग, वो फ्लोरिडा में जहाँ पे सैटेलाइट उड़ाते हैं, तो वहां पे फोटो लगी हुई है नासा के सेंटर में। तो ये बेसिकली सैटर्न है, सैटर्न के साथ एनक्लाइडस और बाकी सारे इसके जो है मूव्स दिखा रखे हैं, दो इट्स नॉट अ रियल पिक्चर बट इट इज अ इमेजिनरी पिक्चर, और ये 1980 से जो है पहले वॉयेजर एयरक्राफ्ट में ली गई थी, बोला जाता है पहले उसे ली गई थी, उसका एक ऐसा शॉर्ट एनिमेशन बनाया हुआ, एनीवेज छोड़ दो इसको। फिर आ जाओ यूरेनस को, यूरेनस को किसने डिस्कवर किया था भाई, किसने डिस्कवर किया था, बोलो, मैंने तो नहीं किया था, है ना, किसने किया था, FW हर्शेल ने, परसों बताया था मैंने, फ्रेडरिक हर्शेल, ठीक है जी, इन्होंने इसको डिस्कवर किया था। एंड इट्स आइस जायंट, नॉर्थ टू साउथ रोटेट करता है, 98 डिग्रीज का इंक्लिनेशन है, 84 इयर्स का रेवोल्यूशन है, नॉट इंपॉर्टेंट, छोड़ दो, कोई नहीं पूछने वाला। नेपट्टून मिथेन का बना हुआ है, ग्रीन कलर का है, मिथेन, बिकॉज ऑफ मिथेन, नॉट इंपॉर्टेंट, छोड़ दो। प्लूटो के ऊपर आ जाओ, ठीक है, जो चीज भाई आपके उसमें नोट्स में लिखी है मेरे को पढ़ाने की जरूरत नहीं है, तो मैं वही बोल रहा हूँ जो आपके नोट पे लिखा हुआ है कि नहीं, जो चीज बताने वाली है वो मैं आपको बताऊंगा। प्लूटो ये पहले कभी प्लेनेट हुआ करता था, बट अभी जो है डॉर्फ प्लेनेट हो गया, जिससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, है कि नहीं, ऑब्वियस ही बात है। तो प्लूटो इट इज देयर, उस टाइम भी था, अभी भी है, इट इज द लार्जेस्ट डॉर्फ प्लेनेट, ठीक है जी, लार्जेस्ट डॉर्फ प्लेनेट है इन दी बेसिस ऑफ साइज, मास के बेसिस पे एरिस है वैसे ज्यादा बड़ा, बट साइज के हिसाब से इट इज दी प्लूटो, ठीक है। रेड कलर इसके सारे सरफेस में इस तरह के रेड कलर देखने को मिलता है, दिस रेड कलर इज बिकॉज ऑफ दी स्नो जो यहाँ पे पड़ती है, और ये स्नो वाटर की स्नो नहीं, ये बेसिकली मिथेन की स्नो पड़ती है यहाँ पे, दैट्स वाई जो है रेड कलर का है, ठीक है जी। ये प्लूटो जो है ये बेसिकली, इसके पास टोटल जो है 5 मून्स हैं, जिसमें से सबसे बड़ा मून इसका जो है शैरन है, शैरन और ये प्लूटो जो है
ये इस तरह से एक दूसरे का चक्कर लगाते हैं, ऐसा लगता है कि शैरन जो है प्लूटो का चक्कर लगा रहा है, ये एक दूसरे के चक्कर लगा रहे हैं। तो ये काइंड ऑफ बाइनरी प्लैनेट सिस्टम जो है हमको देखने में मिलता है, दोनों बेसिकली एक दूसरे के आसपास में ऐसे घूम रहे हैं। ठीक है जी, तो एक्चुअल में ऐसे घूम रहे हैं, बट ये लगता है कि ऐसे घूम रहे हैं और ये बेसिकली सन के आसपास में चक्कर लगा रहे हैं। तो बाइनरी प्लैनेट सिस्टम आपको देखने मिलता है, बट इसके अलावा प्लूटो में भी कुछ नहीं है। ठीक है जी, कर लिया हमने सोलर सिस्टम के बारे में बात। सोलर सिस्टम के बाद अभी हम लोग आगे तो नहीं बढ़ पाएंगे, मून के ऊपर जानना था वैसे, तो मून है, मून का फॉर्मेशन देखना था, कल देखेंगे। उसके बाद छोटे छोटे स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडीज जैसे प्लैनेट्स, सॉरी कॉमेट्स, एस्ट्रॉइड्स, ये थोड़ी सी बात करेंगे। कल ही जो है हम लोग फिर अपने नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर बढ़ जाएंगे, दैट इज द अर्थ एंड इट्स एवोल्यूशन। ठीक है जी, अर्थ के ऊपर आ जाएंगे फिर। तो ऐसे चल रहे हैं मैक्रो से माइक्रो की तरफ, सारा कुछ हम लोग कवर करता जा रहे हैं। देन उसके बाद हम लोग अपनी अर्थ के ऊपर पहुंचेंगे, उसके बाद अर्थ के इंटीरियर में जाए, ऐसे कुछ करके काम करना है। ठीक है भी, डाउट? कोई डाउट किसी को निकल के आ रहा हो तो, मन में कोई शंका? सर पीडीएफ शेयर कर दो ताकि हम भी पहले बिफोर एंड प्रिंट करवा के रख लें। पीडीएफ तो शेयर कर दी शायद ग्रुप में, कर तो दी है? सारी मांग रहे हैं? नहीं नहीं, 5 चैप्टर दे तो दिए। 5 चैप्टर दे रखे, कितने चैप्टर दिए हैं टोटल? कितने हैं? लिथोस्फीयर तक दे रखा है ना सारा? हाँ, तो ये चैप्टर दे रखे सारे। ठीक है, ये लाइन बाय लाइन लेके बैठे रहो और साथ साथ में पढ़ते रहो, ज्यादा फायदा रहेगा। ठीक है, चलो एनीवेज कोई डाउट है तो भाई पूछ लो फटाफट से, नहीं तो फिर मेरी तरफ से बाय बाय।